स्वागत आप सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अगली मुलाकात में। दोस्तों, आज तक आप ऑफर के रूल्स, एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़ चुके हैं। आज तक की क्लास की बात करें तो आपने ऑफर और एक्सेप्टेंस का पूरा विश्लेषण कर लिया है। ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में जितने भी प्रिंसिपल्स थे वो आप समझ चुके हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर जितनी भी बातें थी उनके ऊपर आधारित जितने केस लॉज आज तक हुए, जो अदालतों में मामले गए और अपने कोर्स में हैं, उनका भी अध्ययन पूरी तरीके से हमने कर लिया। उसके साथ साथ जितने क्वेश्चन एंड आंसर्स एग्जाम में आज तक आए सीए फाउंडेशन के अपने कोर्स में, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने देखे। दोस्तों, ऑफर और एक्सेप्टेंस दो एलिमेंट्री चीजें थी। ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब और ऑफर और एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़ना इसलिए जरूरी था कि वो दोनों मिलकर ही प्रॉमिस का फाउंडेशन बनाते हैं। मतलब अगर कोई किसी को प्रॉमिस करेगा तो ऑफर और एक्सेप्टेंस ही दो बड़े इंग्रेडिएंट थे जिनसे मिलकर प्रॉमिस बनता था। आपको यह भी याद होगा कि प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन मिलता है तो वो अग्रीमेंट बनता है, और अग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ मिलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पर आधारित है। ऑफर और एक्सेप्टेंस से अभी आपका पीछा नहीं छूटा। ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब समझ लिया आपने, ऑफर और एक्सेप्टेंस के रूल समझ लिया आपने, ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिलेशन समझ लिया आपने। अब एक नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दोस्तों, आप सब ने इन दोनों टॉपिक्स में, ऑफर में भी और एक्सेप्टेंस में भी, आपने ये सीखा था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक जो आज आप शुरू करने जा रहे हो इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, आप टॉपिक का नाम देखिए क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। टॉपिक का नाम है कि ऑफर का कम्युनिकेशन कैसे होगा, कब पूरा होगा, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे होगा और कब पूरा होगा। ये टॉपिक आप इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि एक बार अगर हमने ऑफर कर दिया, एक बार अगर ऑफर कम्युनिकेट हो गया और सोचो अगले ही पल हमारा दिल करे कि अब ओहो गलत जगह ऑफर कर दिया, आई विश टू हैव इट बैक, आई वांट टू हैव इट बैक, मैं चाहता हूं कि ये ऑफर वापस हो जाए। मेरी बात सोचिएगा मैंने क्या कहा। हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस टॉपिक। हम ये टॉपिक में क्या पढ़ेंगे और हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक कैसे रेलेवेंस हो गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन में आप लोगों की किताब के अंदर आ गया, ऐसा क्या है इस टॉपिक के अंदर कि ये इतना कीमती है, वो मुझे आपको बताना है। मैं प्लीज एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं। आप सपोज करिए कि आपने किसी को ऑफर कर दिया कि क्या तुम मुझे अपना फर्नीचर बेचोगे। ऑफर आपने पोस्ट कर दिया, मतलब आज सुबह 10 बजे आपने पोस्ट कर दिया लेटर, क्या तुम मुझे अपना फर्नीचर बेचोगे, विल यू सेल योर फर्नीचर टू मी, एंड यू पोस्टेड दिस लेटर एट 10 AM टुडे मॉर्निंग। अब आप सोचिए क्या हुआ कि आपने जब पोस्ट कर दिया लेटर, पोस्ट करने के अगले ही पल आपको बुद्धि आई, आपको याद आया और आपको भगवान ने कुछ प्रेरणा, कुछ तरंगे, कुछ सोच भेजी और आपने सोचा ओहो ये तो गलती हो गई, ये ऑफर करना नहीं चाहिए था। वो आदमी जिससे फर्नीचर मैंने लेने का ऑफर कर दिया उसका फर्नीचर शायद ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि अब मैं उसे ऑफर करूं। लेकिन आप सोचिए कि आपका ऑफर अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आप दोनों लोग प्रॉमिस में बंध जाएंगे। आपने सवाल पूछा चिट्ठी लिखकर, विल यू सेल योर फर्नीचर टू मी। सपोज करिए कि वो कल को यस कर देगा तो ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक बार अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया ना आपका ऑफर, वो बात ठीक है कि आप नहीं चाहते अब ऑफर करना, लेकिन ऑफर तो कर चुके, तीर तो धनुष से निकल चुका। आपको याद दिलाऊं, मुख से निकले शब्द, बंदूक से निकली गोली और गया हुआ ऑफर वापस तो आ नहीं सकते। लेकिन क्या सच में वापस नहीं आ सकते? हाँ दोस्तों, वापस नहीं आ सकते। अगर वो पहुंच गए होंगे तो रास्ते से वापस तो लाया जा सकता है। आप कृपया सोचिए कि ऑफर आपने केवल पोस्ट ही तो करा है, अभी वहां पर रिसीव थोड़ी हो गया जहां पर आपने भेजना था। कुछ ऐसा जादू चलाइए कि जो चिट्ठी आपने पोस्ट करी वो चिट्ठी रिसीव ही ना हो, और रिसीव हो तो वो आदमी रीड ही ना करे। मेरा कहने का मतलब है कि ऑफर की कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? ऑफर की कम्युनिकेशन तब पूरी होगी जब ऑफर सामने वाले की नॉलेज में आएगा। इसलिए ये टॉपिक पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन ऑफर की पूरी नहीं हुई तब तक हमारे हाथों में है उसे वापस लेना। जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई तब तक हमारे हाथों में है उसे वापस लेना। दोस्तों, मैं आपके 2 मिनट और लूंगा इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं।
ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का टॉपिक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, उसकी महत्ता ये है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है, उसकी रेलेवेंस ये है, उसकी जरूरत इसलिए है कि हमें हो सकता है ऑफर और एक्सेप्टेंस को करने के बाद वापस लेने की जरूरत पड़े। अगर हमने एक बार ऑफर कर दिया, अगर हमने एक बार एक्सेप्टेंस कर दी और करने के बाद हम उसे वापस लेना चाहते हैं, तो आप तभी तक वापस ले सकते हो जब तक वो सामने वाले तक पहुंचा नहीं है, चाहे ऑफर हो चाहे एक्सेप्टेंस हो। आप इमेजिन करिए, कृपया आप एक पल के लिए सोचिए कि आपने हिंदी सिनेमा में देखा कि वो हीरो ने विलेन को गोली मारी, या यूं कहिए कि विलेन ने हीरो को गोली मारी, और वो गोली ऐसे ऐसे कैमरा ना उस गोली पर ही फोकस करता है, वो गोली यूं चल रही है एक जगह से दूसरी जगह, और तुरंत हीरो ऐसे चेहरा बचाता है और गोली कहीं और चली जाती है। तो बंदूक से निकली गोली वापस तो नहीं जा सकती बंदूक में, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि जिसके ऊपर चली उसे बचाया तो जा सकता है, जिसलिए चली उसका पर्पस खत्म तो किया जा सकता है, उस गोली का असर तो खत्म करा जा सकता है। मैं बिल्कुल वही बताना चाहता हूं आपको कि जो चिट्ठी ऑफर वाली हमने पोस्ट कर दी, या जो चिट्ठी एक्सेप्टेंस वाली हमने पोस्ट कर दी, उसे वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पहुंचने से रोका जरूर जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज हमारी इस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की क्लास में हम जब ये पढ़ेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है, तो उसका लॉजिक ये है कि कम्युनिकेशन पूरा होने के बाद वो चीज कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन कम्युनिकेशन होने से पहले वो चीज कैंसिल हो सकती है। कई बार दोस्तों आपका कुछ दिल करा किसी को कहने का, लेकिन आपने को ऐसा लगा कि अगर ये कहेंगे तो शायद वो बुरा ना मान जाए, तो अभी आपने कहा नहीं, तो फिर जो चीज कही नहीं, जो उसके कानों तक पहुंची नहीं, वो हो सकता है कि आप कैंसिल कर सकें। लेकिन जो बात सामने वाले की नॉलेज तक आ गई, जो बात सामने वाले के कानों तक पहुंच गई, उसको आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं। कई बार आपने कोई एसएमएस लिखा और सामने वाले को भेज दिया, भेजने के बाद आपको ऐसा लगा कि वो एसएमएस भेजना नहीं चाहिए था, वो व्हाट्सएप वो ईमेल भेजनी नहीं चाहिए थी। आपने सामने वाले से पूछा, मैंने तुम्हें एक एसएमएस भेजा था, मिल गया क्या? वो कह रहा नहीं, कोई एसएमएस नहीं मिला। आपने कहा हाँ थैंक गॉड पहुंचा नहीं एसएमएस, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब अगर आपके एसएमएस की, आपके व्हाट्सएप की, आपके ईमेल की, आपके लेटर की, आपकी बात की, आपकी चिट्ठी की कम्युनिकेशन अभी पूरी हुई नहीं, तो आपके पास ये हक है कि आप उसे वापस ले सकते हैं। मुझे आपको बात समझ आई है? मैं बहुत अच्छी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का पूरा करना इसलिए जरूरी है, वो ऑन कर लेंगे अभी, कोई बात नहीं। ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है दोस्तों कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब तक कम्युनिकेट पूरी तरीके से नहीं हो जाते, जब तक वो सामने वाले तक पहुंच नहीं जाते, तब तक उसे कैंसिल करा जा सकता है। आइए पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए ये इस समय स्क्रीन पर आपके सामने ये दो लोग हैं, एक ने दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन दोनों की कम्युनिकेशन फेस टू फेस चल रही है। जब इन दोनों की कम्युनिकेशन फेस टू फेस चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस बड़ी आसानी से हो सकता है। इन दोनों के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस बड़ी आसानी से एक दूसरे को समझ आ सकता है, वो दोनों एक दूसरे की बात को स्वीकार कर सकते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस समझने के लिए कोई खास देरी की बात नहीं है अगर आप दोनों सामने हो। अगर ऑफरर और ऑफरी दोनों एक दूसरे के सामने हैं तो ऑफर और एक्सेप्टेंस करते समय देर नहीं लगती और उसे वापस लेने का भी कोई स्कोप नहीं है दोस्तों। परेशानी सारी तब उठती है जब ऑफर करने वाला दूसरे शहर में हो और ऑफर रिसीव करने वाला दूसरे शहर में हो। एक जगह से दूसरी जगह आपका ऑफर पहुंचने में काफी समय लगता हो और एक जगह से दूसरी जगह आपकी एक्सेप्टेंस पहुंचने में भी काफी समय लगता हो। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाएं, इसमें अगर टाइम लगेगा तभी सारा कलेश है, लेकिन अगर दोनों आमने सामने हैं तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों तुरंत हो जाएंगी अगर आप फेस टू फेस सामने सामने हैं तो। जरा देखिए हमने क्या लिखा है यहां पर, ऑफरर एंड ऑफरी आर टुगेदर फेस टू फेस। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों फेस टू फेस है। ध्यान से देखिए, ये दोनों फेस टू फेस है। जब ये दोनों फेस टू फेस हैं, आप इसे पढ़िए पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ क्या कहता है कि जब दोनों फेस टू फेस हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। हमारे सामने जितनी भी चीजें हैं
उनमें सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी लाइनें हमारे सामने हैं, उन सारी लाइनों के अंदर से सबसे काम की बात है वो क्या, कि यहां पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने में कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होती कि बात कब पहुंचेगी सामने वाले तक। भाई आपने कह दिया और उसने सुन लिया, बात पूरी हो गई। आप जरा सोचिए, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत उसी पल कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ऑफरर और ऑफरी दोनों सामने सामने बैठे हो एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के साथ वैसे कम्युनिकेट कर रहे हो जैसे एक दोनों से आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, तो फिर ना तो ऑफर के पूरे होने का कोई नियम पढ़ने की जरूरत, ना कोई एक्सेप्टेंस के पूरा होने के नियम पढ़ने की जरूरत। ऑफर और एक्सेप्टेंस उसी पल पूरे हो जाएंगे। ये तस्वीर मुझे उम्मीद है आप देख चुके होंगे। अपनी परंपरा के मुताबिक इस तस्वीर को उड़ा देता हूं मैं और अब यहां पर आपके सामने इसको लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखना इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सेक्शंस में, प्रोविजंस में, पैराग्राफ्स में बुक की लैंग्वेज में लिखी होती हैं। उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हम और आप मिलकर सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन अपने हाथों से, अपने शब्दों में, आसान लैंग्वेज में कुछ ऐसी बातें लिख लेनी चाहिए जिसको पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात देखते हैं। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, in face-to-face communication, comma, there is no time gap. There is no time gap. कोई टाइम गैप नहीं होता। किसमें? There is no time gap between sending and receiving the message. सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज मतलब भाई मैंने जब आपको बात बोली, आपने उसी पल उसे सुन लिया। ऐसा नहीं है कि चिट्ठी एक दिन में पहुंचेगी तब आप पढ़ेंगे, ईमेल 10 सेकंड बाद पहुंचेगा तब आप पढ़ेंगे। यहां पर जिस पल मैंने बात कही उसके साथ साथ ही आप सुनते जा रहे हैं, तो कोई गैप नहीं होता दोस्तों सेंडिंग में और रिसीविंग में। जब कहा तभी आप तक पहुंच गया, जब मैंने बोला तभी आपने सुन लिया। तो यहां पर कोई नियम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि कब कम्युनिकेशन होगी और कब नहीं, कब बात पहुंचेगी और कब नहीं, कैसे बात पहुंचेगी और कैसे नहीं। यहां पर तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कोई टाइम गैप है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ, इट मीन्स देयर इज नो नीड, there is no need of making any rules. There is no need, कोई नियम नहीं है। There is no need of making any rules. There is no need of making any rules for communication, as it is complete then and there. As it is complete then and there, उसी पल तो पूरी हो जाती है। दोस्तों मैं चाहता हूं आप सबसे कि एक बार आप इस पैराग्राफ को जो प्रिंटेड वाला है उसे प्लीज पढ़िए। इसको पढ़कर आपको अच्छे से एहसास हो जाएगा कि जो बात हम समझ रहे हैं वो क्या कहना चाहती है। हैंड रिटन के अंदर मैंने जो शब्द लिखा उसमें सबसे कीमती शब्द है टाइम गैप वाला। ये कोई टाइम गैप नहीं होता किसके बीच में, सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में। ये देखिए यहां पर, व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हिंदी में बात करें तो जब भेजा तभी पहुंच गया। भेजने और पहुंचने में, भेजने और प्राप्त करने में कोई समय का डिफरेंस नहीं है। दोस्तों एग्जाम वाले आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछें कि हमने 10 तारीख को ऑफर भेजा और 12 तारीख को पहुंचा, तो बताइए कब माना जाएगा कि पूरी हो गई ऑफर की शर्तें, ऑफर कम्युनिकेट हो गया, ये कब माना जाएगा। तो हो सकता है आपको लगे कि 10 तारीख को ऑफर पूरा हो गया,
हो सकता है आपको लगे 12 तारीख को ऑफर कंप्लीट हो गया, लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए हमने 10 तारीख को ऑफर भेजा, उसको 10 तारीख को ही ऑफर मिल गया, उसने 10 तारीख को ही एक्सेप्टेंस भेज दी और हमें 10 तारीख को ही एक्सेप्टेंस मिल गई, इसका मतलब तो ये हुआ सूरज उग भी 10 को गया और ढल भी 10 को गया। फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो सवाल में डरने की कोई बात ही नहीं है ना। एग्जाम में ये वाला टॉपिक आ ही नहीं सकता। बच्चा कह रहा बताओ 5 मिनट खा गए आप हमारे, इतनी देर से इसी टॉपिक के बारे में बात चल रही है और अब आप कह रहे हो ये वाला टॉपिक एग्जाम में नहीं आ सकता। दोस्तों ये सच है। इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? अरे तो जिस पल कहा बस उसी पल पूरी हो गई। चिट्ठी 10 को भेजोगे तो सवाल उठता है कि पहुंचेगी कब। मान लो 12 को चिट्ठी पहुंची तो हो सकता है एग्जामिनर पूछे कि हम ऑफर को फिनिश कब मान लें, हम ऑफर को कम्युनिकेटेड कब मान लें, हम कब मान लें कि ऑफर सामने वाले की नॉलेज में आ गया, 10 को या 12 को? ऑफ कोर्स 12 को। 10 को हमने चिट्ठी भेजी तो सामने वाले को सपना थोड़ी आ रहा है कि हमने ऑफर करा है। ऑफर तो तब पूरा होगा जब हमारा ऑफर सामने वाले तक पहुंचेगा। अगर हमारा ऑफर सामने वाले तक अभी पहुंचा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामने वाले की नॉलेज में आया ही नहीं, तो वो एक्सेप्टेंस किस बात पर देगा? आपने सीखा होगा कि एक्सेप्टेंस वही आदमी दे सकता है जिसको ऑफर की नॉलेज हो। आपने 10 तारीख को ऑफर पोस्ट करा लेकिन अभी नॉलेज सामने वाले को नहीं हुई, अभी तो उसे रिसीव ही नहीं हुआ, उसे तो क्वेश्चन कहता है 12 तारीख को रिसीव होगा, तो ऑफर कब पूरा होगा? 12 को। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑफर को सेंड किसी दिन करा गया और वो रिसीव किसी और दिन हुआ। इस क्वेश्चन में क्या है कि जिस दिन भेजा उस दिन छोड़ो, उस पल ही सामने वाले को प्राप्त हो गया। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस, ऑफर की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन तो उसी पल पूरी हो गई। तो फिलहाल ये एग्जाम में किसी हाल में नहीं आ सकता। आइए दोस्तों इस छोटे से रूल के बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगली कहानी यह है कि जहां पर ऑफरर और ऑफरी डिस्टेंट प्लेसेस पर बैठे हो। चित्र देख पा रहे हैं आप? देखिए, पहले चित्र देखिए। ये 2 लोग दूर जगह पर बैठे हैं। ये मैडम एक जगह पर बैठी हैं और ये सर एक जगह पर बैठे हैं। ये भैया और दीदी देखो दूर दूर बैठे हैं। ये एक दूसरे को कंप्यूटर से ईमेल भेज रहे हैं, यहां से यहां तक। तो ये ऐसे और ये ऐसे दोनों डायरेक्शंस में ईमेल जा रहा है। ये सैटेलाइट के माध्यम से दूर बैठे ये लोग राइट वर्क फ्रॉम होम करते हुए, टॉक फ्रॉम होम करते हुए, चैट फ्रॉम होम करते हुए ये भैया दीदी आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो सोचो, मानो कि इन दीदी ने कोई मैसेज लिखा भैया के नाम, इनके भैया नहीं हमारे भैया, इन वाली दीदी ने इन वाले भैया के नाम कोई मैसेज लिखा। तो जरा ध्यान से देखिए कि यहां से मैसेज गया मैसेज, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, वो सैटेलाइट में ही अटक गया, वो आसमान की तरंगों में छुप गया जाकर के। अभी वो रिसीव नहीं हुआ, ये इंतजार कर रही है, वहां से जवाब नहीं आ रहा। बताओ, इन्हें पता ही नहीं चला कि अभी ऑफर पहुंचा ही नहीं। तो जब यहां पर ऑफर रास्ते में अटक गया और आगे पहुंचा ही नहीं, तो फिर उनको पता क्या इन वाले भैया को कहीं इधर से कुछ चिट्ठी आ रही है। तो प्लीज सोचने की कोशिश करिए कि जब ये दूर होते हैं लोग, तब सवाल उठता है कि चिट्ठी कब पहुंचेगी और चिट्ठी कब पढ़ी जाएगी और चिट्ठी कब भेजी जाएगी। किस पल मानूं कि ऑफर पूरा हो गया। और पूरा होने का मतलब समझते हैं आप? जब ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है, इसका मतलब अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पूरी हो जाती है तो बस अब उसे वापस नहीं ली जा सकती। अगर आप आमने सामने थे तो बोल दिया आप क्या वापस लोगे, लेकिन अगर आप दूर हैं और आपकी चिट्ठी अभी नहीं पहुंची तो पहुंचने से पहले पहले आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये बात समझ आई? अब हमारा टॉपिक है ये समझना कि अगर ऑफरर और ऑफरी आमने सामने नहीं बैठे, अगर ऑफरर और ऑफरी एक दूसरे से दूर बैठे हैं, तो फिर थोड़ी सी परेशानी आती है ये समझने में कि ऑफर कब पूरा होगा या एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी। ये देखें आप, द डिफिकल्टी अराइजेस, डिफिकल्टी तब पैदा होती है when the contracting parties are at a distance। कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टियां एक दूसरे से दूर बैठी हैं, एक दूसरे से अलग बैठी हैं, एक दूसरे के पास नहीं है। फ्रॉम वन अनदर एंड दे यूटिलाइज द सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन या फिर इंटरनेट।
मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये बातें कोई समझने की नहीं है, ये तो आपको पता है। मैं बार बार आपके दिमाग के अंदर टॉपिक की रेलेवेंस भरना चाहता हूं। टॉपिक की रेलेवेंस ये कहती है कि अगर मान लो आपने ऑफर और एक्सेप्टेंस करा एक दूसरे को आमने सामने बैठकर, तो आपने बोल दिया, उसने सुन लिया, इसमें ऑफर बोलने के बाद वापस लेने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मुंह से शब्द निकल गए और उसके कानों तक पहुंच गए। लेकिन अगर ऑफर करने वाला और एक्सेप्टेंस करने वाला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होने वाली वो जो दो पक्ष हैं, जो दो पार्टियां हैं, मान लो वो दूर दूर बैठी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी बैठी हैं, उनके बीच में चिट्ठियां चल रही हैं, ईमेल चल रही है, टेलीफोन पर बात चल रही है, वहां पर हो सकता है ऐसा हो कि हमने अब बोला लेकिन वो पहुंचा थोड़ी देर बाद, हमने अब भेजा लेकिन वो सामने वाले ने रीड ही नहीं करा। तो मान लो आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी, ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, और उसके बाद आप उसे वापस लेना चाहते हो, तो आप वापस ले सकते हो इससे पहले कि कम्युनिकेशन क्या हो, कंप्लीट। इसलिए टॉपिक पढ़ाया जाता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, सामने वाले तक हमारी बात कब पूरी होती है। कम्युनिकेशन जब भी कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन जब भी कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन जब भी पूरा होता है, बस उसके बाद आप उसे वापस नहीं ले सकते। कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले पहले आपको ये हक है और आपको ये फायदा है, आपको ये सुविधा है कि आप बोली हुई शब्द भी वापस ले सकते हैं। भैया आपने बोला कि विल यू सेल योर फर्नीचर टू मी, और अभी फर्नीचर वाली ये कहानी, ये क्वेश्चन, ये सवाल, ये ऑफर, ये चिट्ठी सामने वाले तक पहुंची नहीं, तो इससे पहले के पहुंचे रुकवा दो रास्ते में, कहीं कुछ ऐसा कर दो कि वो उसकी नजरें ना पड़े आपकी चिट्ठी पर, तो आपका ऑफर कैंसिल हो गया, आपका ऑफर रुक गया। आपका ऑफर कम्युनिकेट क्योंकि हुआ नहीं था तो रोका जा सकता था। बस वो बात यहां पर आपको समझनी है। इसे हटा देता हूं मैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती दोस्तों। मैंने आपको कई शुरुआती क्लासों में भी बताया कि लॉ के अंदर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, उन जिंदगी से जुड़ी हुई बातों को जिंदगी से जुड़े हुए तरीके से समझना है। अब अगर आप लॉ को ऐसे समझेंगे ये लॉ है, ओहो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें प्यार से समझिए। आइए पहला, इसका ये चित्र हटाकर इसके बारे में लिखते हैं। लिखिए व्हेन offerer and offeree, when offerer and offeree are at distant places, right? तो इस केस में क्या होगा, communication among them may not be instant। हो सकता है इंस्टेंट हो सकता है इंस्टेंट ना हो। भाई कॉन्ट्रैक्ट का कानून बना था 1872 में और गूगल मीट बनी अभी 21वीं सदी में, तो फर्क तो है ना दोनों में। When offerer and offeree are at distant places, communication among them may not be instant। तो कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि उनके बीच में तुरंत पूरी हो जाए। If communication is not instant, अगर कम्युनिकेशन इंस्टेंट नहीं है, अगर कम्युनिकेशन क्या नहीं है, तुरंत नहीं है, इंस्टेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन तुरंत नहीं पहुंची, इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम टू गेट कंप्लीटेड। इट टेक्स सम टाइम टू गेट कंप्लीटेड, पूरा होने में उसको समय लगता है। तो बस जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक तीर वापस आ सकता है, गोली बंदूक से वापस आ सकती है। देखिए आप, टिल द टाइम इट इज नॉट कंप्लीट, comma, it can be cancelled or revoked। भाई आपने ऑफर करा था, आपको याद होगा, विल यू सेल योर फर्नीचर। अब आप कैंसिल करना चाहते हो ऑफर, तो आपने देखा कि चिट्ठी पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा, आपने एक ईमेल कर दिया फटाफट वाला,
और ईमेल में लिख दिया कि डियर मिस्टर शुक्ला, मेरी तरफ से आपको एक चिट्ठी भेजी गई है, जैसी वो चिट्ठी आए उसे फाड़ के फेंक देना, उसमें जो लिखा हो आई डिडंट मीन दैट, आई हियर बाई टेक बैक माई लेटर। तो इससे पहले कि आपकी हाँ वाली चिट्ठी पहुंचे, आपका ना वाला ईमेल पहुंच जाना चाहिए। तो जो पहले पहुंच जाएगा, जो पहले पढ़ लिया जाएगा, वो मान लिया जाएगा। यहां पर ये जो लाइनें लिखी हैं, इसे आराम से मेरे साथ साथ लिखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं। पहला पॉइंट है, व्हेन ऑफरर एंड ऑफरी आर एट डिस्टेंट प्लेसेस, कम्युनिकेशन अमंग देम मे नॉट बी इंस्टेंट। जब वो दूर बैठे हैं तो मे नॉट बी इसलिए लिखा है मैंने कि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन भी हो जाती है। भाई आप देखिए, आप और हम भी तो इंस्टेंट पढ़ रहे हैं। इफ कम्युनिकेशन इज नॉट इंस्टेंट, अगर कम्युनिकेशन इंस्टेंट नहीं है, इट टेक्स सम टाइम टू गेट कंप्लीटेड, फिर थोड़ा सा समय लग सकता है। टिल द टाइम इट इज नॉट कंप्लीट, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती, इट कैन बी कैंसल्ड और रिवोक्ड, जब तक सामने वाले तक बात नहीं पहुंच जाती तब तक आपके पास चाबी है गाड़ी को रोकने की कि भाई तू आगे मत बढ़। राइट? तो कम्युनिकेशन कब पूरी होती है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैं मान रहा हूं कि आपने लिख लिया होगा इसको। अब देखिए, अगला जो टॉपिक आपके सामने है, ये समय बताने वाली रेत घड़ी है। ये समय बता रही है, समय की ही कीमत है दोस्तों। ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का जो टॉपिक आज आप पढ़ रहे हैं, उसमें टाइम ही तो इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम ऑफर कंप्लीट हो गया, उस टाइम के बाद से आप उसे वापस नहीं ले सकते, बस यही रूल है जो हम पढ़ रहे हैं। अगर ऑफर का, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा हो गया, तो जिस पल वो पूरा हुआ, उस पल के बाद से आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन देखेंगे तो टाइम बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समय बड़ा कीमती फैक्टर है। टाइम दोस्तों इतना जरूरी है कि समय के हिसाब से ही ऑफर और एक्सेप्टेंस पूरे होंगे। भाई कृपया सोचिए कि अगर आपने, अभी आपको याद होगा, हाँ का आपने प्रपोजल भेजा था, विल यू सेल योर फर्नीचर टू मी, वो चिट्ठी भेजी, वो शाम को पहुंचेगी 5 बजे, लेकिन अभी 11:10 पर आपने ईमेल कर दिया और ईमेल उसको पहुंच गया, और ईमेल में आपने क्या लिखा, जो मेरी लेटर आने वाला है उस लेटर को इग्नोर कर दीजिए। तो क्योंकि टाइम के हिसाब से, डे तो दोनों कॉमन है, लेकिन अगर टाइम के हिसाब से देखें तो आपका जो टाइम है, ना वाला वो पहले हुए और हाँ वाला बाद में आएगा, तो जो टाइम पहले बस वही माना जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एन एक्सेप्टेंस में टाइम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए, सीए फाउंडेशन में है आप, एग्जामिनर सवाल बनाते समय आप पर कोई रहम नहीं करेगा। हो सकता है वो क्वेश्चन बनाते समय ये पूछ ले आपसे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस में टाइम की क्या वैल्यू है, ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में टाइम का क्या रोल है, ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर टाइम की क्या रेलेवेंस है। तो उस समय जहां पर आप पढ़ेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस में टाइम की क्या रेलेवेंस है, वहां पर आपको ये वाला आंसर लिखना चाहिए। दोस्तों, आपने क्वेश्चन पेपर उठा के देखा है सीए फाउंडेशन का? मैंने आपको दिखाए थे ना, लंबी लंबी कहानियां छोटी छोटी बातों पर चिपका देते हैं। वो पूरी लंबी सी कहानी बनाते हैं और उसका आंसर होता है छोटा सा एक पैराग्राफ। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी हेडिंग आप मेरे साथ करें, जितने टॉपिक आप मेरे साथ करें, उनको करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक नहीं है दोस्तों, ये नंबर्स है, नंबर्स। भगवान की कृपा ऐसी बरस रही है ना आप पर, आप देखिएगा कि आप उसे तोल नहीं सकते। आप उसे भले ही महसूस ना कर रहे हो, बात अलग है, बाकी मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आपके नंबर बहुत ज्यादा आने वाले। आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे। ये वाला टॉपिक आपको बताऊं कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पेपर में आता है कभी नहीं आता, लेकिन आप क्योंकि पेपर के लिए फुल प्रूफ तैयारी करना चाहते हैं, एक भी टॉपिक हम छोड़ना नहीं चाहते। भाई ये तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है ना कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बता दो टाइम कहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हो आप में से, उसके लिए ही टाइम इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। ऑफर और एक्सेप्टेंस में टाइम इंपॉर्टेंट है, बाकी बचे हुए चैप्टर में टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टाइम इज समथिंग दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड फॉर एवरीबडी, राइट, इन एवरी सिचुएशन। लेकिन फिर भी एग्जामिनर आपसे सवाल क्या पूछ सकता है? हो सकता है सवाल पूछने वाला आपसे क्या सवाल पूछे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में बताइए टाइम की क्या रेलेवेंस है। तो आइए समझते हैं कि टाइम की क्या रेलेवेंस यहां पर बताई जाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिव्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू टाइम एलिमेंट। क्यों? ताकि हम डिसाइड कर सकें
व्हेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ऑफर और एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है ये पता हमें यहीं से चलता है। आइए अब पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होती है ये समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप पहले टॉपिक देख लिया ना, ऑफर की कम्युनिकेशन कब पूरी होती है। 1 मिनट ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ऑफरर है। कौन है ये? ऑफरर। और ये हमारा ऑफरी है। ठीक, यहां पर भी वो पहले जूजू बना दूं। जूजू समझते ना आप? ये 2 छोटे छोटे कार्टून। तो ये ऑफरर और ये ऑफरी। ओके, अब यहां से ऑफर गया ऑफरी के पास। ओके, सोचिए ये 10 जनवरी 2021 को गया। 10th of January 2021 को हमने चिट्ठी भेजी। ठीक है, चिट्ठी कब पहुंची? 11th January 2021। January 2021 10 को भेजी और 11 को पहुंची। यह है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। तो आपको बताना है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब पूरी होती है। आपको बताना है कि ऑफर का, चिट्ठी का कम्युनिकेशन, ऑफर की हमारी जो ये बात है, हमारा जो ऑफर है वो कब सामने वाले को कंप्लीट माना जाए। आप सोचो दोस्तों कि 10 तारीख को अगर आपने बता दिया तो 11 तारीख को पता चला ना उसको, तो ऑफर आपकी तरफ से निकल गया, लेकिन उस गोली का असर तो वहां पर देर होगा ना। किसी को जहर दिया आपने, देना नहीं है, गलत समझो। किसी को जहर दिया किसी ने, चलो आपने क्यों, मैं क्यों आपको बदनाम करूं, किसी ने किसी को जहर दिया, राइट? तो जहर दिया, उसने लिया नहीं है अभी। आपने ऑफर भेजा लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। तो आपका भेजा हुआ ऑफर जब अभी सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं, आपका भेजा हुआ ऑफर जब अभी सामने वाले ने रिसीव ही नहीं करा, आपका भेजा हुआ ऑफर जब अभी वहां पहुंचा ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? इसका मतलब कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? देखो, जो जो मैं लिख रहा हूं वो तुम्हें भी लिखना है। पेपर तुम्हारा है, ध्यान रखना, कभी भूल जाओ, है ना? ये स्पीच नहीं चल रही, ये भाषण नहीं चल रहा, ये लेक्चर चल रहा है जिसमें आपको अपने कर कमलों से, अपने शुभ हाथों से बहुत कुछ लिखना होता है। कम्युनिकेशन कंप्लीट्स ऑन। कम्युनिकेशन कब पूरी हुई? 11 जनवरी। तो ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। मैं बार बार ये पूछना चाहता हूं आपसे। आपसे कोई आकर कहे बड़े एकदम से जोर शोर से, अचानक से आकर बोले पता 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 क्या हुआ? सूरज निकला है आज। ओहो, वो तो रोज निकलता है। तो इतनी 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 सामान्य सी बात इतनी खास तरीके से कहने की क्या जरूरत थी? सर, लॉ में यही खेल है। ये छोटी सी फालतू की बात है। बताओ, किताबों में कैसे गंभीर तरीके से दे रखी है। दोस्तों, किताब पढ़ोगे ना तो गंभीर ही लगेगी। ये अपनी क्लास है, यहां एंजॉयमेंट लगना चाहिए आपको। दोस्तों, ये क्लास का कमाल होता है जिसमें पढ़ने के बाद आपको चीजें आसान लगने लगती हैं। आप यही टॉपिक किताब में पढ़ के देखिए, फिर आपको भारी लगेगा। क्लास का काम ही है किताबों के लिखे हुए काले अक्षरों को आसान बनाना। आइए जरा एक बार फिर देखें कि हुआ क्या। 10 को भेजी, बोलो क्या? 10 को भेजी, लेकिन पहुंची तो नहीं ना 10 को। जब 10 को पहुंची नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे पूरा हुआ? कम्युनिकेशन पूरा करने के लिए जरूरी है कि सामने वाले तक इस बात की नॉलेज पहुंच जाए, राइट? 11 जनवरी 2021 को कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। पक्का? तो ऑफर कब पूरा होता है बताओ? रूल नहीं पढ़ाया मैंने, हालत देखो आप। हम उल्टा चल रहे हैं, हम उल्टी दुनिया में घूम रहे हैं। हमने एग्जाम्पल पहले समझ लिया और रूल अभी बाद में समझेंगे। तो क्या हो गया? आप भाई के साथ चलो, बिल्कुल सही रहेगा सब कुछ। एग्जाम्पल देखो पहले। 10 जनवरी से 11 जनवरी हो गई, तो ऑफर कब माना गया कि कम्युनिकेट हो गया? ऑफर कब माना गया कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई? 11 को। इसका मतलब जानते हैं रूल क्या निकल कर आया? कि जब ऑफर सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है,
जब ऑफर सामने वाले तक पहुंच जाता है, जब ऑफर सामने वाले के द्वारा पढ़ लिया जाता है, तब जाकर वो माना जाता है कि ऑफर कंप्लीट हो गया। ये समझ आया? अब आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आप मुझे इजाजत दे रहे हैं इसे मिटाने की, ठीक है? जिनको लिखना है वो प्लीज लिख लें। अब देखिए आप, यहां से यहां पर क्या जा रहा है? ऑफर। इसके संबंध में कई तारीखें दी हुई हैं। 10th ऑफ जनवरी को कुछ हुआ, 11th ऑफ जनवरी को कुछ हुआ और 12th ऑफ जनवरी को कुछ हुआ। क्या हुआ? 10 जनवरी को सर क्या हुआ? 11 जनवरी को क्या हुआ? 12 जनवरी को क्या हुआ? बता रहा हूं ना, ठंड रखो, आराम से, होले होले। 10 जनवरी को ऑफर सेंड हुआ, 11 जनवरी को ऑफर रिसीव हुआ और 12 जनवरी को ऑफर रीड किया गया। सर हमें क्या पता कि कौन कब रीड करेगा? अरे तो क्वेश्चन में गिवन है ना दोस्तों, आप भी कैसी बात करते हो? क्वेश्चन में लिखा था, आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, मिस लाली ने अपने पति से बोला था कि मुझे पैसे दो। पति ने पत्नी के साथ रिटन एग्रीमेंट करा था, तो आपने पूछा कहां है, हमें दिखाओ पहले वो रिटन एग्रीमेंट। अरे अगर क्वेश्चन कह रहा है एग्रीमेंट था तो था, क्वेश्चन बता रहा है आपको साफ साफ। क्या बता रहा है? कि 10 जनवरी को हमने लेटर पोस्ट करा, मतलब हमने 10 जनवरी को ऑफर सेंड करा, हमने 11 जनवरी को ऑफर रिसीव करा, उसने मतलब ऑफरी ने जिसको हमने ऑफर भेजा था, जिसको हमने चिट्ठी भेजी थी, उसको प्राप्त हुआ 11 तारीख को, और 12 जनवरी को वो ऑफर रीड हुआ, 12 जनवरी को वो ऑफर उसने पढ़ा। तो देखो आप प्लीज ये मत सोचना अब क्या सर हम उसके साथ कैमरा लगाए बैठे हैं देखने के लिए कि कितने बजे पढ़ेगा वो, कौन सी तारीख को पढ़ेगा। क्वेश्चन में जो दिया है वो मान लो। अब आप ध्यान से देखो कि अगर आपसे कोई पूछे, क्या सवाल पूछेगा कोई आपसे? वो आपसे पूछेगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट्स ऑन। ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब सामने वाले की नॉलेज में आ जाएगी बात। याद है यही रूल पढ़ा था हमने, मतलब मैंने आपको बताया था, पढ़ा तो नहीं अभी कोई बात नहीं। जब सामने वाले की नॉलेज में, जब सामने वाले के कानों तक, जब सामने वाले की आंखों तक, जब सामने वाले के दिमाग तक आपका ऑफर पहुंचेगा तब पूरा माना जाएगा। तो 11 तारीख तक उसकी आंखों के सामने थोड़ी आया, 11 तारीख तक उसके दिमाग के सामने थोड़ी आया, 11 तारीख तक उसके कानों में थोड़ी आया, 11 तारीख तक तो उसकी ऑफिस में आया, उसके घर में आया, उसकी बिल्डिंग में आया, 11 तारीख तक तो उसके पास चिट्ठी पहुंची। लेकिन उसने पढ़ी कब बताइए? पढ़ा उसने 12 जनवरी को। तो बताइए ऑफर कब माना जाएगा आपके पूरा हुआ? 12th ऑफ जनवरी को। अब ध्यान से देखिए इसमें और पिछले वाले उदाहरण में क्या फर्क है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ 2 डेट दे रखी हो, सेंड की और रिसीव की, तो कह देना कि जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन ऑफर कंप्लीट हुआ। बता देना एग्जामिनर को कि तू जो सवाल पूछ रहा है हमें आता है उसका जवाब, जिस दिन रिसीव उस दिन कंप्लीट। लेकिन अगर वहां कई सारी चीजें दे रखी हैं, अलग अलग डेट दे रखी हैं, भेजा किसी दिन, पहुंचा किसी दिन, पढ़ा किसी दिन, तो माना वो डेट जाएगी जिस दिन पढ़ा गया। क्लियर हो गई बात? आइए इसको लिख लीजिए और अब आपको मैं रूल पढ़ाता हूं कि रूल क्या कहता है। ध्यान से देखिए आप। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, ऑफर की कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? भाई अगर आप आमने सामने हो तो जब बोलो तभी पूरी हो जाती है, लेकिन आमने सामने हो या दूर हो, बात रूल एक ही है कि जब सामने वाले के कानों तक बात पहुंची। आप आमने सामने हो लेकिन शोर की वजह से एक आदमी दूसरे की बात सुन नहीं पाया, तो ऑफर कम्युनिकेट हो गया? नहीं हुआ। तो बात सामने सामने बैठकर करी जाए या फिर चिट्ठियों से करी जाए या टेलीफोन से करी जाए या ईमेल से करी जाए, डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज रीचिंग इन द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। जिसको ऑफर भेज रहे हैं उसके ज्ञान में आ जानी चाहिए, उसके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, उसको पता चल जानी चाहिए, तब ऑफर कम्युनिकेशन पूरा होगा। ये देखिए आप, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन नंबर याद रहे, बहुत अच्छी बात है।
ना याद रहे तो कोई बात नहीं, कष्ट नहीं करना है, ठीक है, अपने आप के लिए। ये देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। यही लिखा हुआ है, यही मैंने आपको पहले बताया था। किसी भी प्रकार का ऑफर हो, जब सामने वाले की नॉलेज में आएगा तभी माना जाएगा कि वो कंप्लीट हो गया, उससे पहले आप नहीं कह सकते कि कंप्लीट हो गया। आप देखिए, आप इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसको पिक्चर को यहां से हटाते हैं, इस डब्बे को भी यहां से हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और आइए लिखना शुरू करते हैं। जी दोस्तों, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करने का तरीका कोई भी हो सकता है। इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of offeree। जब ऑफरी के ज्ञान में ये बात आ जाए, जब ऑफरी के दिमाग में ये पता चल जाए कि हमने ऑफर करा है, तब ऑफर का कम्युनिकेशन पूरा होता है। Just receiving the offer is not sufficient, comma, it should be read as well। ये जो दूसरी लाइन है दोस्तों, ये बड़ी कीमती है। जस्ट रिसीविंग द ऑफर इज नॉट सफिशिएंट, इट शुड बी रीड एज वेल। ऑफर का पढ़ा जाना भी बहुत जरूरी है। सामने वाले तक आपने अपना ऑफर पहुंचा दिया, सामने वाले तक आपने अपना ऑफर पहुंचा दिया और उसके पास आपका ऑफर आ गया तो बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अगर उसको ऑफर का ज्ञान ही नहीं हुआ, आप प्लीज सोचिए, ऑफर में था विल यू सेल योर फर्नीचर, तो अगर सामने वाले के पास मान लो चिट्ठी पहुंच गई और वो ड्रॉर में रखी हुई है, कभी उसने पढ़ी नहीं, तो जब उसने पढ़ी नहीं तो आपको हाँ या ना भी कैसे मिलेगी? वो तो साइलेंस मेंटेन कर लेगा। चिट्ठी आई लेकिन वहां पर पढ़ी नहीं गई, चिट्ठी पहुंची लेकिन उसने कभी देखी नहीं, चिट्ठी पहुंची लेकिन वो पढ़ने के बाद उस पढ़ ही नहीं पाया कभी उसे देखने के बाद, तो फिर आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देगा भी कैसे? भाई ऐसा सवाल जो पहुंच तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। कई बार बच्चे करते हैं, पेपर खोल के बाहर आने के बाद कहते हैं मेरा तो सारा पेपर हो गया, बहुत बढ़िया पेपर हुआ भाई, तेरा कैसा हुआ? तो वो दोस्त पूछता है तूने वो राम वाला क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा? फिर आप पलटकर पूछते हो राम वाला क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन था? अरे भाई आखिरी पेज पे नहीं था राम वाला क्वेश्चन। फिर आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, फिर आपके मुंह से निकलता है हो, आखिरी पेज तो हमने देखा ही नहीं, आखिरी पेज की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। तो अगर आखिरी पेज की तरफ ध्यान ही नहीं गया तो आप सोचो, आपको एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रिसीव तो हुआ लेकिन उसमें एक क्वेश्चन रीड नहीं हो पाया, तो आंसर आता भी होगा तो भी आप लिख नहीं पाए। बस यही बात यहां पर चल रही है। यहां पर आपने ये टॉपिक लिख लिया, तो मैं एग्जाम्पल की तरफ बढ़कर आपको आगे बढ़ाता हूं। ये देखिए, एग्जाम्पल का पार्ट 1, एक ही एग्जाम्पल के 2-3 हिस्से हैं, कुल टोटल 3 हिस्से हैं। 2 हिस्से ऑफर के दौरान पढ़ेंगे और 1 हिस्सा एक्सेप्टेंस के दौरान। मैं आपको एक एक करके हिस्सा समझाता हूं। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, आप पोस्टमैन मैडम को कुछ चिट्ठी दे रहे हैं। तो मैंने ये डायग्राम, मैंने ये चित्र इसलिए लगाया यहां पर कि आपको पहचान हो जाए कि हम ऑफर का, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। ऑफर की कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? जब डिस्पैच हो जाए या रिसीव हो जाए। अगर 2 ही डेट दे रखी हैं तो जब रिसीव हो जाए, और अगर
ऑफर के भेजने की भी डेट दी हुई है, रिसीव की भी डेट दी हुई है और रीड की भी डेट दी हुई है। ये देखिए एग्जाम्पल का दूसरा हिस्सा। तो जब वो रीड करा जाए, ये भैया पढ़ रहे हैं ना चिट्ठी, तो ध्यान से देख लीजिए, यहां पर दीदी को चिट्ठी मिली और यहां पर भैया ने चिट्ठी पढ़ी। तो अगर क्वेश्चन में रीड भी दिया हुआ है तो जब रीड होगा तब ऑफर कम्युनिकेट होगा, लेकिन अगर रीड नहीं दिया तो बस रिसीव पर ही आप ऑफर को कंप्लीट मान लें। इसमें और इसमें क्या फर्क है समझ आ रहा है? यहां रीड वाला रूल है और यहां पर रिसीव वाला रूल है। अगर क्वेश्चन में डिस्पैच, रिसीव सिर्फ ये दो डेट्स दे रखी हैं तो रिसीव वाली डेट को आप मानिए कि कम्युनिकेशन पूरा हो गया। लेकिन अगर सेंड, रिसीव और रीड तीन तीन डेट दे रखी हैं तो फिर जिस दिन समय रीड हुआ, जिस दिन रीड हुआ उस दिन आप मानिएगा कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। आइए देखते हैं यहां पर, वेयर ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट। ए ने प्रपोजल करा बाय पोस्ट अपना घर बेचने का फॉर 5 lakhs and if the offer containing the offer is, if the letter containing the offer is posted on 10th March। तो अब देखिए डिस्पैच कब हुआ? 10th मार्च को, ये लिखा। एंड इफ दैट लेटर रीचेस बी ऑन 12th मार्च, तो बताइए रिसीव कब हुआ? रिसीव हुआ 12th मार्च को। अब देखिए तो ऑफर कब माना जाएगा? 10 मार्च को या 12 मार्च को? 12 मार्च को। ये देखिए When we received the letter, जब लेटर प्राप्त हुआ तब माना जाएगा कि वो रिसीव हो गया, जब डिस्पैच हुआ तब नहीं। Here we go। ये तो आप समझ चुके हैं। आइए एक बार अगला उदाहरण देखते। यहां पर तीन तीन डेट दे रखी हैं, ये उसी एग्जाम्पल का आगे हिस्सा है। ही रिसीव द लेटर और 12th मार्च, मान लो 12 मार्च को लेटर रिसीव तो हो गया जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हुआ। यहां पर लिखा है ना 12 मार्च को रिसीव हो गया। अगर यही कहानी आगे बढ़े, अगर यही बात आगे बढ़े, अगर 12 मार्च को चिट्ठी मिले लेकिन आगे कहानी कहती है कि पढ़ा उसको हमने 15 मार्च को। अब जरा देखिए तीन तीन डेट दे रखी है, सेंड, रिसीव और रीड। सेंड अलग दिन हुआ, रिसीव अलग दिन हुआ और रीड अलग दिन हुआ। भेजा किसी दिन, पहुंचा किसी दिन और पढ़ा किसी दिन। तो अब बताइए सेंड कब हुआ? 10 मार्च। रिसीव कब हुआ? 12 मार्च। और रीड कब हुआ? 15th मार्च। तो कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? 10 मार्च को, 12 मार्च को या 15 मार्च को? ऑफ कोर्स 15 मार्च को, क्योंकि जिस दिन इन भैया ने ऑफर पढ़ा उस दिन ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। ये देखिए आप, रीड 15th मार्च। इज दैट ऑल राइट? बिल्कुल क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आ गई ना बात? सेंड 10 मार्च को, रिसीव 12 मार्च को, रीड 15 मार्च को। तो फिर ऑफर की कम्युनिकेशन कब पूरी हो गई? 15 मार्च को। क्लियर? अब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ऑफर की कम्युनिकेशन पूरी हो गई। अगर दो डेट्स दी हैं तो ऑफर का डिस्पैच और रिसीव में से आप रिसीव वाली डेट मानोगे, और अगर ऑफर का आपको डिस्पैच, रिसीव और रीड तीन अलग अलग डेट्स दी हुई हैं तो आप रीड वाली डेट मानोगे कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुई। ठीक है? अब देखिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस करते समय दोस्तों दो पर्सपेक्टिव है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किस दिन पूरी होती है, वो ऑफर वाले में तो आपने पढ़ लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफर वाला जो आपको इजीली समझ आ गया वो ज्यादा मुश्किल था। ऑफर का कम्युनिकेशन जो अभी अभी आपने फिनिश करा, जिसको आप आसानी से समझ बैठे हो, जिसको आपको लगा कि वाह ये तो आ चुका, दोस्तों वो भारी था। अगर आप कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कर चुके हैं तो फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो कुछ भी नहीं आपके लिए। आइए पहले एक बार कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस समझने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस समझने के लिए ये हेडिंग्स को पहले हटा देते हैं यहां से और अपने लिए जगह बना लेते हैं।
ठीक दोस्तों, आइए देखिए यहां पर ये लोग हैं ना, ए और बी। पहले यहां से क्या गया था, ऑफर, राइट। ऑफर सेंड हुआ 10 मार्च को और रिसीव हुआ 12 मार्च को। हमने सेंड और रिसीव दो ही डेट दे रखी है, तो प्लीज बताइए कि ऑफर कब माना जाएगा कि कंप्लीट हो गया, 12 मार्च को। ऑफर दोस्तों, एक्सेप्टेंस नहीं, ऑफर। ऑफर किसी ने किसी को भेजा 10 मार्च को और उस किसी के पास कब पहुंचा, 12 मार्च को। तो ये 12 मार्च को ऑफर पहुंच गया। यहां तक क्लियर हुआ ना। 10 मार्च को ऑफर भेजा और 12 मार्च को ऑफर पहुंच गया, तो हमने मान लिया कि ऑफर 12 मार्च को पहुंचा, तो 12 मार्च को ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। इज दैट राइट? नाउ अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तीर यहां से चलेगा। ये एक्सेप्टेंस है जो वहां से चली, वहां से डिस्पैच हुई 13 मार्च को, सेंड, और 15 मार्च को रिसीव। ये देखिए 13 मार्च को सेंड और 15 मार्च को रिसीव। तो अब जब आप एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी ये पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। इस केस में, एक्सेप्टेंस के केस में, दो तरीके से आंसर दिया जाता है, दो पर्सपेक्टिव से आंसर दिया जाता है। मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई अगेंस्ट ए एंड अगेंस्ट बी। यही पूछेगा वो आपसे। फॉर ए, फॉर बी नहीं पूछेगा। उल्टे लोग हैं बिल्कुल, सवाल बनाते समय कुछ नहीं देखते। ए ने ऑफर भेजा था, ए ऑफरर है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ए ऑफरर है और बी ऑफरी है। कहानी, ऑफर, खेल, स्टोरी, हमारा उदाहरण किसने शुरू करा, ए ने। ए ने क्या भेजा, ऑफर। ऑफर की कम्युनिकेशन कब पूरी हुई, 12 तारीख को जब वो रिसीव हुआ। 12 को ऑफर प्राप्त होने के बाद, अच्छे से विचारने के बाद, बढ़िया तरीके से सोचने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद बी ने बोला हां मैं तैयार हूं, ऑफर को मेरी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस कब भेजी इसने, 13 मार्च को, और एक्सेप्टेंस कब पहुंची, 15 मार्च को। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर एग्जामिनर पूछे अगेंस्ट ए बताओ, अगेंस्ट ए, तो ए के अगेंस्ट, ए के सामने। अगेंस्ट का मतलब हमेशा विरोध नहीं होता, ऑपोजिट का मतलब हमेशा विरोध नहीं होता। अगेंस्ट का मतलब और ऑपोजिट का मतलब उसके सामने भी होता है। दोस्तों आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लोग हो, महान अकाउंटेंसी करते हो आप तो। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, कुछ भी चीजें अकाउंट्स में बनाते हो, तो नाम लिखते हो पर्टिकुलर्स में और उसके सामने उसका क्या लिखते हो, अमाउंट। तो आप उसे क्या बोलते हो, इसके अगेंस्ट इतना अमाउंट है, रेंट के अगेंस्ट 60,000 है, सैलरी के अगेंस्ट 2 लाख है। आप नाम के सामने जब लिखते हो तो नाम के अगेंस्ट। अब यहां देखो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ अगेंस्ट ए कम्युनिकेशन कब पूरी होगी, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपने ज्यादा कुछ समझने की कोशिश करी ना तो सारा महल टूट जाएगा अपने सपनों का। जो मैं कह रहा हूं पहले उसे पी जाओ 5 मिनट, फिर अपने आप अकेले बैठकर समझना कि जो मैंने तुम्हें पिलवाया वो सही था कि नहीं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ अगेंस्ट ए कब पूरी होगी, तो अगेंस्ट ए तो ये है, ए के सामने बताओ एक्सेप्टेंस कब भेजी गई, 13 तारीख को। तो यहां पर डेट लिखो आप 13 मार्च। और अगर वो आपसे पूछे अगेंस्ट बी, तो बी के सामने की डेट कौन सी, एक्सेप्टेंस वाली, 15 मार्च।
दोस्तों आपका उद्देश्य समझना होना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी बात है। ज्ञान तो आना ही चाहिए आपके अंदर, ज्ञान ही संसार है, ज्ञान ही जीवन है। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें तब फेल हो जाती हैं अगर नंबर नहीं मिलते तो। एग्जामिनर अक्सर एक सवाल पूछता है सीए फाउंडेशन में, कभी ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्टिव। व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, फिर उसके आगे के पता क्या चिपकाता है, अगेंस्ट ए। फिर दोबारा पूछेगा दूसरे सवाल में, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट बी। तो जब वो अगेंस्ट ए पूछे तो क्या करना है, ए के सामने वाली डेट लिख देनी है। ए के सामने वाले की डेट, ए के सामने वाले की डेट एक्सेप्टेंस वाली लाइन में क्या है, 13 मार्च। और जब वो पूछे अगेंस्ट बी तो बी के सामने वाले की डेट क्या है, 15 मार्च। बस ये आपको लिख देनी है, 13 और 15 मार्च। आप एग्जाम्पल पहले कॉपी करिए, फिर मैं आपको यही एग्जाम्पल एक बार दोबारा लिखा हुआ दिखाता हूं। कॉपी कर लिया जी आपने, बस यही बढ़िया है, हम तो डीम्ड मान लेते हैं कि आपने कॉपी कर लिया। अब जरा देखना दोस्तों, ये एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है मैं आपके सामने पहले ये एक्सेप्टेड वाला चित्र देख लिया ना, बड़े चुन चुन के लगाए मैंने चित्र, ठीक। इसको 1 मिनट उड़ा देते हैं। इन चित्रों का जीवन ही है दोस्तों उड़ना, और ये हमें जगह प्रदान करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी एक्सेप्ट, ए है ऑफरर और बी है ऑफरी। ए ने बी को क्या भेजा, ऑफर। तो ऑफर के बारे में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये चित्र इसलिए बनाया, ध्यान से इधर देखिएगा, इधर ये जिधर मेरा हाथ है। ऑफर ने कब चिट्ठी, ऑफर कब ट्रैवल करना शुरू करा और ऑफर कब पहुंचा, इसका क्वेश्चन नहीं है। टॉपिक इस समय एक्सेप्टेंस का चल रहा है, तो मैं ऑफर वाले में डेट नहीं लिख रहा। लेकिन ऑफरी ने अपनी क्या भेजी बताओ, एक्सेप्टेंस। ऑफरी ने क्या भेजी बताओ, एक्सेप्टेंस। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑफरर ने क्या भेजा, ऑफर, और ऑफरी ने क्या भेजी, एक्सेप्टेंस। उसकी डेट्स दी हुई है, जरा देखो यहां पर है, बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल एंड सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन 14th, राइट। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 14th को पोस्ट हुई और रिसीव कब हुई, ये नहीं लिखा इसमें। चलो कोई बात नहीं, यहां पर मैं आगे बढ़ाता हूं। इसने अपनी एक्सेप्टेंस सेंड कब करी, 14th को, और इसने रिसीव कब करी, 15th को। अब जरा देखो आप 1 मिनट, इस क्वेश्चन में यहां पर यही लिखा है कि 14 को पोस्ट करा गया, 14 को पोस्ट करा गया। हाँ, रीच की ना डेट नहीं लिख रखी, रीच की डेट हम 15 मान लेते हैं। ये एग्जाम्पल दोस्तों एक्चुअली आपके इंस्टीट्यूट की किताब से उठाकर लाया हूं मैं। तो इंस्टीट्यूट की किताब में ये लिखा है कि 14 को एक्सेप्टेंस सेंड हुई और 15 को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई। ये 15 डेट नहीं लिखी है, बस इन्होंने इतना लिखा है व्हेन इट द लेटर रीचेस। तो रीचेस छोड़ो ना, हमने मान लिया 15 तारीख। अब अगर आपसे कोई पूछे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए और अगेंस्ट बी, ध्यान से देखिए आप, अगेंस्ट ए और अगेंस्ट बी। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, ए के अगेंस्ट पूछ रहा है वो, तो ए के सामने वाले की एक्सेप्टेंस की डेट बताओ, 14 तारीख, तो यहां लिख दो 14th। और अगर बी के अगेंस्ट पूछे तो बी के सामने वाले की डेट क्या है, 15th, एक्सेप्टेंस वाले तीर में। बस यही पूछ बताया गया। देखो अगेंस्ट ए क्या है, 14 तारीख, तो अगेंस्ट बी क्या होगी, 15 तारीख। हो गया, खेल खत्म। ये कोई टॉपिक है ही नहीं ऐसा जिसको देखकर आपको मुश्किल लगे। एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है वो 2 तरीकों से पूछा जाता है। ऑफर में ऐसा नहीं होगा। मैं 1 मिनट, आप बने रहिए। ये लिख लिया ना आपने, ये चित्र बना लिया ना आपने, नहीं बनाया तो पॉज करके पहले बना लेना, फिर आगे बढ़ना, राइट। अब मैं मान लेता हूं कि आपने बना लिया। देखो ये देखो आप, ये था वो एक्सेप्टेंस का चित्र जो मैंने आपके सामने बनाया। यहां पर जब ऑफर की कम्युनिकेशन पूछी जाती है तो ऑफर की कम्युनिकेशन में तो रूल अलग है। अगर 2 डेट दे रखी है, सेंड और रिसीव, तो जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन ऑफर खत्म। ऑफर में कभी वो आपसे ये नहीं पूछेगा अगेंस्ट ए बताओ और अगेंस्ट बी बताओ।
ऑफर में वो आपसे दो अलग अलग तारीखें नहीं पूछेगा, एज अगेंस्ट ए बताओ, एज अगेंस्ट बी बताओ। ऑफर में क्लियर पूछेगा ऑफर की कम्युनिकेशन कब पूरी हुई। तो अगर 2 डेट दी रखी हो तो बस रिसीव वाली डेट ले लेना, और अगर 3 डेट दे रखी हो तो रीड वाली डेट ले लेना। बिल्कुल क्लियर, समझ आ गई जी बात, पक्का अच्छे तरीके से। लेकिन एक्सेप्टेंस में खेल है। एक्सेप्टेंस में कभी नहीं पूछेगा वो आपसे कि भाई एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई। एक्सेप्टेंस में वो आपसे ये पूछेगा अगेंस्ट ए बताओ और अगेंस्ट बी बताओ। तो जब वो अगेंस्ट ए पूछे तो बी वाली जो डेट है वो बता देना, और जब अगेंस्ट बी पूछे तो ए वाली जो डेट है वो बता देना। इतना से खेल नहीं खेल सकते आप मेरे लिए। मेरा बनाया हुआ ये फार्मूला बिल्कुल जिंदगी में काम आएगा, तुम मान लो। तुम्हें लॉजिक लगे लॉजिक, तुम्हें रूल लगे रूल, तुम्हें ट्रिक लगे ट्रिक, और तुम्हें टिप लगे तो टिप। टिप मतलब सलाह। जो मैं बता रहा हूं बस उसे पी जाओ, नंबर ही नंबर बरसेंगे, तुम संभाल नहीं पाओगे। 100 में से 150 आएंगे। सच में 100 में से 150 का मतलब जानते हो आप? 100 नंबर के नंबर और 50 नंबर की एक्स्ट्रा खुशी। फिलहाल ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट। देखो आप, ये जो रूल यहां पर लिखा है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ताकि मैं भी आपको दिखता रहूं। ये देखो, एज अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और एज अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। ये अगर आप यहां से पढ़ोगे तो बड़ी बोरिंग सी लाइन लगेगी। एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ये ठीक है, लेकिन मैं आपको अपने अंदाज में लिखकर दिखाता हूं आपको। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरर ऑफरी, वो उधर वाला बी ऑफरी था ना, राइट। तो उसके लिए इधर वाली डेट और इधर वाले के लिए उधर वाली डेट ये लिखनी थी ना। तो लिखो आप, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट acceptance is complete as against offerer। ऑफरर था ए, तो बी वाली डेट लेनी है। बी वाली डेट क्या थी? डिस्पैच वाली बी। when it is posted by offeree, सामने वाले की डेट बतानी है। और ऑफरी के लिए आइए लिखते हैं, acceptance is complete as against offeree when it reaches to the offerer। क्लियर है? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ऑफर की कम्युनिकेशन मुश्किल है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मुश्किल नहीं है। क्योंकि वो 2 लाइनों में, इसलिए लोगों को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये बड़ा टॉपिक है। अरे ये तो और आसान है, हमारा वाला पूछे तो उसकी डेट बतानी है, उसका वाला पूछे तो हमारी डेट बतानी है। सिंपल, बल्ले बल्ले नाचो। क्लियर हो गई जी बात? चलो, अब यही स्लाइड गलती से ज्यादा आ गई है, ये हमारा एग्जाम्पल था, समझ आ गया। अब है मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है दोस्तों, हाँ करने के कितने तरीके होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, तरीके होते हैं 3, लेकिन आपकी किताब कहती है तरीके होते हैं 2। अजीब है बिल्कुल खेल। आप विश्वास करिए, ये बात बिल्कुल सच है। देयर आर हाउ मेनी तरीकास ऑफ डूइंग द एक्सेप्टेंस और गिविंग द एक्सेप्टेंस? देयर आर 3 तरीकास इन टोटल, but your chartered accountancy study material of CA Foundation says there are just 2 ways of giving the acceptance। एक एक्सेप्टेंस का तरीका है कुछ करके, और दूसरा एक्सेप्टेंस का तरीका है कुछ ना करके। एक है डूइंग समथिंग और एक है नॉट डूइंग समथिंग।
वैसे जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूं वो इलीगल है, लेकिन मुझे इस उदाहरण को देने की परमिशन जानते हैं आप किसने दी है? सीए इंस्टीट्यूट ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने। पता है क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल उनकी किताब में भी है। मान लो आपके खिलाफ किसी ने केस करा, मान लेते हैं आपके खिलाफ किसी ने केस करा। पूरी 2 मिनट बात सुन लीजिए, मेरी टॉपिक तो अपना है ही, वो कहां जा रहा है। मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने केस करा और केस करने वाले ने आपको आकर बोला मेरे पास तेरे खिलाफ ऐसा गवाह है कि तू तुरंत जेल हो जाएगी तुझे, तू देखियो। ठीक, व्हाट हैपेंड एक्चुअली, उस समय जब वो आपसे कहकर गया आपने तुरंत दिमाग लड़ाया क्या करना चाहिए। आपने उस गवाह को बुला लिया जो आपके खिलाफ शिकायत करने वाला था, जो आपके खिलाफ गवाही देने वाला था। आपने उस गवाह से बोला देख बात सुन बेटा, तू गवाही देगा मेरे खिलाफ। वो गवाह कह रहा है जी हां आपने गलत करा है, मैं आपके खिलाफ गवाही दूंगा। आप उसको बोले देख दोबारा आर यू श्योर कि तू गवाही देगा मेरे खिलाफ? मुझे लग रहा था कि तू बड़ा समझदार है, तू 1 लाख रुपए ले ले और मेरे खिलाफ गवाही मत करियो। गवाह बोला 1 लाख से क्या होता है? आपने बोला भाई तो 2 लाख ले ले, 2 लाख रुपए ले ले, लेकिन अदालत में पेश मत होना। अब जब कल सुनवाई थी तो गवाह को हम ऑफर तो कराए थे कि अगर तुझे पैसे चाहिए हो तो अदालत में मत आना। सर वो नहीं आया अदालत में, और जब वो अदालत में नहीं आया तो इसका मतलब ये बात इंप्लाइड हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि उसका अदालत में ना आना भी एक प्रकार की क्या है? एक्सेप्टेंस। दोस्तों जो 2 टाइप आपके इंस्टीट्यूट की किताब में लिखे हैं उसमें पहला टाइप क्या है? टू डू, और दूसरा टाइप क्या है? नॉट टू डू। मैं आपको बताता हूं एक तीसरा टाइप होता है इंप्लाइड, जिसमें हम ना कुछ कहते ना करते, जिसमें हम ना बोलते ना लिखते, जिसमें हम एक्सप्रेशन नहीं देते। एटीएम से हमने पैसे निकाल लिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई, बैंक के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वेट बताने वाली मशीन होती है ना, वेट बताने वाली, आजकल तो बीएमआई इंडेक्स हो गया, लेकिन वेट वाली मशीन आती है, उसमें कॉइन डालो, रेलवे स्टेशन पर रखी होती है और उसका वजन आपका पता चल जाता है। तो वो जो वेट वाली मशीन है आपकी, उस वेट वाली मशीन में मशीन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसी पल जब आपने सिक्का डाला और आपके पास वो टिकट निकल कर आ गया जिसमें वजन लिखा है। प्लीज समझने की कोशिश करिए, पहले मैं वो पढ़ाता हूं जो आपके इंस्टीट्यूट की किताब में लिखा है, एक्सेप्टेंस के वो तरीके जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट कहता है, और फिर उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखिए मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। पहला है यस 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 यस, हाँ 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 हाँ। कैसी हाँ है? हर बात पर हाँ है, जो कह रहे हैं उस बात पर हाँ है, ऑफर करने वाले ने जो पूछा उस पर हमारी हाँ है। दैट्स द क्लियर एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस। लेकिन दूसरी वाली क्या है? देखिए, ये याद है मेरा उदाहरण, कटघरे में गवाह से हमने कहा कि तुम मेरी गवाही देगा, देख तेरा क्या फायदा, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, गवाही मत दे। उसने नहीं दी, तो ये किसी काम को ना करने का भी क्या हो सकता है? एक्सेप्टेंस। एक करके दोनों समझते हैं। पहले इसके बारे में, चित्र तो समझ गया, बड़े खुलकर मैडम हाँ कर रही हैं, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। लेट्स रिमूव दिस फोटो, लेट्स पुट दिस इन सेंटर एंड लेट अस रीड इट हियर। एनी एक्सप्रेशन, थोड़ा रेड कलर से करते हैं, एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स whether written or oral also include any conduct intended to communicate like positive acts or signs so that the other person understands what the person acting or making means to say or convey। देख रहे हैं ना, खतरनाक इंग्लिश, भारी नहीं है लेकिन इतना बड़ा एक ही सेंटेंस बना देते हैं ये लोग। फिलहाल जो कीवर्ड्स है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं दूसरे कलर से। देखिए सबसे पहली बात, एक्सप्रेशन, राइट, चाहे रिटन हो या ओरल हो, कैसा भी हो, राइट, और चाहे मेकिंग साइंस हो, मतलब कुछ ऐसे इशारा, कोई ऐसा सिग्नल हम सामने वाले को दे रहे हैं कि समझ जाए कि हमारी यहां है। क्लियर हो गई जी बात। एक तो एक्सेप्टेंस करने का तरीका ये है, इसको इसके लिए थोड़ा सा लिखना भी था हमें, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस
means affirmation. When the offer is accepted, when offer is accepted, it can be expressed in clear words or by giving some signal that offer is accepted. कोई ऐसा सिग्नल जिससे हम सामने वाले को ये बता दें कि हमने आपका ऑफर स्वीकार कर लिया है, राइट? एक्सेप्टेंस में इंक्लूड एक्टिविटी और इनएक्टिविटी बोथ। ये काम की बात थी जो मैंने आपको भी बताई कि एक्सेप्टेंस में किसी काम को करने और ना करने दोनों के बारे में हो सकता है। भाई आप सामने वाले को ऑफर करो कि तू यहां दुकान नहीं चलाएगा, मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा, उसने शटर गिरा दिया, इसका मतलब वो आपसे पैसे लेने को तैयार है, दुकान बंद करने को तैयार है। ये देखिए आप, एक्सेप्टेंस में इंक्लूड एक्टिविटी और इनएक्टिविटी बोथ। इज दैट ऑल राइट? आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं पहले दूसरा वाला आपको बताना चाहता हूं। ये लिख लिया ना भाई आपने? नहीं लिखा हो तो लिख लेना, कोई बात नहीं। ये देखो आप, ओमिशन भी हो सकता है। आप पहला वाला देखिए, मैंने यहां पर लिख रखा था। पहली जो एक्सेप्टेंस का तरीका है वो है बाय एक्ट, कुछ करके एक्सेप्टेंस देना, और दूसरे वाले में बाय ओमिशन। ओमिशन मतलब ना करना। ओमिशन इज कन्वेड बाय अ कंडक्ट और बाय फॉरबियरेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, वैसे मैं आपको दे चुका हूं पहले ही एग्जाम्पल। ए ने 50,000 रुपए बी को ऑफर दिया, 50,000 रुपए का ऑफर कि भाई मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा अगर तू मेरे खिलाफ गवाही ना करे तो। वैसे आपको बताऊं ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। ये कानून के रास्ते में आप अड़चन डाल रहे हैं। मतलब अदालत की कार्यवाही में आप क्या कर रहे हैं? आप अदालत की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आप गलत कर रहे हैं। भाई बात तो सब कुछ गलत है, सही सरासर गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन सर आप कुछ कर नहीं सकते। उदाहरण ऑफर एक्सेप्टेंस तो है ही ना। ए ने 50,000 का ऑफर दिया बी को कि अगर तू नहीं पहुंचेगा, इफ इट डज नॉट अराइव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस, एज अ विटनेस टू द केस, बी डज नॉट अराइव। हालत देखो, बी नहीं पहुंचा हियरिंग वाले दिन। तो जब बी नहीं पहुंचा हियरिंग वाले दिन तो हमने क्या माना कि एक्सेप्टेंस हो गई। बी डज नॉट अराइव ऑन द डेट ऑफ हियरिंग टू द कोर्ट, तो इसका मतलब ये जो ओमिशन है, उस काम का ना करना है, ये भी एक प्रकार की एक्सेप्टेंस है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपने शब्दों में। देखिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस समझने में ये जो आपको समय लग रहा है वो समय लगना जायज भी है। लिख रहा हूं अभी, 1 मिनट बात कर लूं। ऑफर और एक्सेप्टेंस लिखने में जो आपको समय लग रहा है वो समय लगना इसलिए भी जायज है क्योंकि अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस लिखने में आप समय लगा लोगे तो इसका मतलब आप अपने चैप्टर की, अपने सब्जेक्ट की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो। आपको मैं याद दिला दूं कि सीए इंटर में जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो सीए इंटर में भी कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर थोड़े से एडवांस्ड प्रिंसिपल्स होंगे। वहां पर सीए इंटर में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसीडरेशन, अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ पर ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। कुछ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी नामक चीजें भी होती हैं जो हमारे कोर्स में आती हैं। तो वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट, वो विशेष कॉन्ट्रैक्ट, वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, वो खास चीजें तभी समझ आती हैं जब ये बैकग्राउंड नॉलेज आपकी साउंड हो, आप अच्छी हो, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सब आता हो। भाई अगर आपको ये अच्छे तरीके से आता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझें कि ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों पढ़ते समय ये जो आपको समय लग रहा है, अभी तो आप पता है, अभी तो ये पढ़ रहे हैं आप कम्युनिकेशन, फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे रिवोकेशन कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कैंसिल कैसे होता है, फिर ऑफर और एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा।
तो चाहिए जरा हम कम्युनिकेशन के बारे में लिखते हैं ओमिशन के लिए। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय फॉरबियरेंस एज वेल। फॉरबियरेंस का मतलब होता है ना करना, मतलब एक काम हम करने से एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, एक काम ना करने से एक्सेप्टेंस हो रही है। When offer contains a proposal for not doing something, when offer contains a proposal for not doing something, कुछ ना करने का, for not doing something, acceptance can be communicated if we really stop doing that thing. If we really stop doing that thing, मतलब भाई अगर आपसे कहा जा रहा है कि गवाही में मत आना तो आपने आना रोक दिया तो हो गई आपकी एक्सेप्टेंस। आपसे कहा जा रहा है कि ये दुकान चलाना बंद कर दो, आपने शटर गिरा दिया, हो गई एक्सेप्टेंस। तो अगर ऑफर करने वाला अपने ऑफर के अंदर शर्त ही ऐसी इंक्लूड कर चुका है जिसको पूरा करने के लिए एक्टिविटी नहीं इनएक्टिविटी चाहिए, जिसको पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ना पीछे चलना है, जिसको पूरा करने के लिए स्टॉपिंग चाहिए, तो स्टॉप हो तो गए हम, कोई बात नहीं। राइट, दिस इज क्लियर। इसको अच्छे से लिख लीजिए कि एक्सेप्टेंस फॉरबियरेंस हो सकती है। इसका बड़ा मतलब यह हुआ कि जैसा ऑफर वैसी एक्सेप्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि ऑफर की जो डिमांड है उसके हिसाब से ही तो काम करा जाएगा। भाई अगर ऑफर ऐसा होता कि क्या तुम दुकान खोलोगे तो हम खोल लेते, तो हाँ होती। और अगर ऑफर यह है क्या तुम अपनी दुकान बंद कर दोगे पैसे लेकर, तो बंद कर देंगे, तो एक्सेप्टेंस होगी। पूरा खेल दोस्तों ऑफर के मैटर के अंदर का है। अब आप इंस्टीट्यूट के किताब के मुताबिक अगर एग्जाम में लिखेंगे तो एक्सेप्टेंस दो टाइप की होती है, पहला एक्ट और दूसरा ओमिशन। पहला एक्ट और दूसरा एब्स्टिनेंस, इसको एब्स्टिनेंस भी कहते हैं। इसको एब्स्टिनेंस भी कहते हैं। एक्ट मतलब हाँ और एब्स्टिनेंस मतलब ना। याद है ना, शुरू में पढ़ा था आपने प्रपोजल की डेफिनेशन के समय, सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। तो ये एक्ट और एब्स्टिनेंस है। डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग का प्रपोजल होता था, तो ये नॉट डू वाला है। अब दोस्तों एक महान टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको एक्सेप्टेंस का, एक बहुत प्यारा तरीका, वो है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस आपको याद दिलाऊं मैं कि जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने कई बार ऐसे ऑफर पढ़े, ऐसी एक्सेप्टेंस पढ़ी जिसमें हम बोलकर बात करके ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं करते थे। आपको याद होगा कि बस स्टॉप पर पैसेंजर इंतजार कर रहा है बस का, बस आकर रुकी, ये ऑफर है, और पैसेंजर उसमें चढ़ गया, ये एक्सेप्टेंस है। एटीएम मशीन इंतजार करती है कि मेरा इस्तेमाल कर, कार्ड लगा और पैसे ले ले, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस है। वो वेट वाली मशीन जिसमें सिक्का डाला और टिकट पर वो वजन लिखा आ गया, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस है। कई जगह दोस्तों ऐसा होता है कि जहां पर आप और सामने वाले के बीच में कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होती, कुछ चीजें इंप्लाइड हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाती है। आपको याद होगा वो रेस्टोरेंट की टेबल पर रखी पानी की बोतल, वो होटल के कमरे में रखे हुए खाने और पीने की चीजें, ये सब कुछ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस था। तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस का एक ऐसा टाइप है जिसमें हम क्लियर कट वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हमारा कंडक्ट, हमारा व्यवहार, हमारे क्रियाकलाप, हमारे द्वारा करे गए काम कुछ बयान कर देते हैं कि हम उस बात पर राजी हैं जो कह रहा है सामने वाला।
किसी दुकानदार से जाकर आप कहिए, किसी पानी बेचने वाले से जाकर आप कहिए बड़ा प्यास लगी है, हो सकता है वो बॉटल उठाकर आपको दे दे। आप उससे बोलो मैंने तो ये कहा प्यास लग रही है, मैंने पानी कब मांगा आपसे। लेकिन उसका एक्सेप्टेंस, उसकी एक्टिविटी, आपके कहने की एक्टिविटी, आपने नहीं मांगा लेकिन फिर भी लगा के आप मांग रहे, इसलिए उसने पानी आपको दिया। प्लीज समझने की कोशिश करिए कि रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठकर आप वेटर से पूछें कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। वेटर आपसे पूछ रहा है सर बताइए क्या लाऊं, तो वेटर से आप क्या करें, लाना कुछ नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूं तेरे को। इट डजंट हैपन। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस के अंतर्गत हम सीधे सीधे शब्दों में हाँ नहीं कहते, लेकिन हम कुछ ऐसा करते हैं जिसका मतलब हाँ निकलता है। उस व्यवहार को, उस कंडक्ट को इंप्लाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं, या यूं कहिए एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कहते हैं। तो इसका पहले बताऊं आपको दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, ये मशीन से पैसे निकल रहे हैं, ये नए नए 100 के नोट हैं, भारतीय रिजर्व बैंक वाले अपने वाले। तो ये पैसे निकलते हैं तो आपका एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोस्तों। आई नो दैट्स ऑटोमेटिक, मैं तो ऐसे मजाक में ऑटोमेटिक कह रहा हूं। एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट आपका क्रिएट हो जाता है बैंक के साथ। तो ये सब इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। आइए इस इंप्लाइड एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहले इसको उड़ा देते हैं यहां पर, और यहां पर ये देखिए क्या लिखा। सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है, क्या कहता है वो, दैट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और एक्शंस ऑफ द प्रोमिसी इज एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, बाय कंडक्ट और एक्शंस इज एक्सेप्टेबल, ये अलाउड है। सो इफ अ पर्सन परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, जिससे हमारी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाए, सच इंप्लाइड एक्सेप्टेंस इज परमिसिबल, ये अलाउड है। तो यही तो हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं। आपने ऑफर में पढ़ा था इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, और आपने एक्सेप्टेंस में भी पढ़ा था इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। तो एक्सेप्टेंस इसका मतलब बोलकर, कहकर हो सकती है, लिखकर हो सकती है, बताकर हो सकती है, एक्सप्रेस करके हो सकती है, और बिना बताए बिना बोले भी हो सकती है, कुछ करके या कुछ ना करके। राइट, इट इज डन। इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि लिखना दोस्तों बहुत जरूरी है। आपको याद होगा, जब जब आप लिखेंगे तब तब आप बढ़ेंगे। लिखना ही जीवन है। और दोस्तों या तो एग्जाम हॉल में ना लिखना होता, तब तो आप थोड़ा सा हाथ लिखने से बचाओ भी, तब तो आप बोलो भी कि नहीं लिखने का दिल नहीं कर रहा, क्या करोगे लिखवा के, लिखा हुआ तो है। तो पेपर में भी कह देना किताबों में तो लिखा है, मुझसे क्यों लिखवा रहे हो आज 3 घंटा खराब करवा के। चलिए दोस्तों इसको हटा देते हैं और आइए यहां पर लिखना शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट or by actions is a valid acceptance। कंडक्ट से करी गई एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। ये बिल्कुल सही एक्सेप्टेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस by conduct can be done। ये दूसरी लाइन ध्यान से सुनना। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कैन बी डन आइदर इंडिपेंडेंटली और along with एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स। जैसे एटीएम से आप पैसे निकालो तो वहां तो आप बोलकर हाँ नहीं करते, सब कुछ ऑटोमेटिक है। लेकिन आपको बताऊं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि रेस्टोरेंट की टेबल पर रखी हुई पानी की बोतल आप पीने से पहले पूछ लो क्या मैं ये पी लूं, वेटर बोलेगा हाँ जी पी लीजिए। भाई सामने वाले ने आपसे पूछा क्या तुम गवाही देने नहीं आओगे, तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, और आप सीधे नहीं आए, उस समय आपने हाँ नहीं करी, तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि उस समय हाँ कर देते कि हाँ मैं नहीं आऊंगा, और फिर आप नहीं आते। राइट, दोनों के साथ साथ हो सकती है।
लिखिएगा इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज टैसिट एक्सेप्टेंस। वैसे आपको किताबों में ये शब्द आजकल कम मिलेगा। टैसिट का मतलब भी वही होता है, अनसेड, समथिंग दैट इज येट टू बी सेड, जो कुछ कहा ना जाए, अभी कहा ना बाकी हो लेकिन कर दिया गया, टैसिट एक्सेप्टेंस। इसको लिख लीजिए दोस्तों, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइट, एक टॉपिक बस आज के एजेंडा में और है, ये लिख लिया ना आपने, आगे बढ़ जाऊं। देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। ये स्पेशल कंडीशंस क्या होती हैं ये जरा मैं आपको बताऊं। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक मिनट। कभी कभी आप कुरियर करवाने जाइए, कुरियर करवाने के बाद पैकेट तो वहां दे दिया आपने, और कुरियर की जो रसीद है वो आपको मिली, और बिना उसको ऐसे ध्यान से पढ़े हुए आप तो बस उसे मोड़ के अपनी पॉकेट में रख लेते हो। वो तो शुक्र है आपने रख ली, मैंने तो देखा कुछ लोग बिल्कुल ही फेंक देते हैं। कुरियर जब आपने कराया तो जो कुरियर का रसीद आपको मिला उसके पीछे पलटकर देखिए दोस्तों, कई सारी शर्तें लिखी होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये चिट्ठी जो आपने भेजी है खो गई तो ये कितनी भी वैल्यूएबल हो हमें नहीं पता, हम तो 250 रुपए तक देंगे आपको कॉम्पेंसेशन। मतलब आपने कुरियर में 5 लाख का चेक भेजा था किसी को, आपने कुरियर में शेयर सर्टिफिकेट भेजा था 2 लाख का, और वो खो गया कुरियर के रास्ते में कुरियर वालों से। कुरियर वालों ने आपको देने का क्या वादा करा है, वो कह रहे जी 250 रुपए देंगे हम तो। बताओ, आप सपोज करिए कि वाकई में अगर वो कुरियर खो जाए और आप कुरियर कंपनी पर केस करो, और कुरियर कंपनी को जाके बोलो भाई कुरियर कंपनी मेरा जो पार्सल था वो खो गया, वो जहां भेजा था वहां नहीं पहुंचा, तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। कुरियर कंपनी कह रही है कॉम्पेंसेशन बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये लो 250 रुपए। आप कह रहे हो यार अजीब पागलपन है, मैंने जो कुरियर भेजा था उसमें 5 लाख का शेयर सर्टिफिकेट था, मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया, तुम मुझे 250 दे रहे हो। वो कह रहा है जी हमारा तो यही रूल है। आप कह रहे हो ऐसे कैसे तेरा कोई रूल बन सकता है, कहां लिखा है कि 250 रुपए दोगे खाली, मुझे पूरे पैसे दो। कुरियर कंपनी बोली रसीद दी थी ना आपको, रसीद के पीछे पलटो, चलो 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 चलो, पीछे पलट के देखो क्या लिखा है उस पर लिखा है कि अगर ये पार्सल खो गया, अगर ये पैकेट खो गया जो हम आपको दे रहे हैं, तो हम आपको कितने पैसे देंगे, 250 ओनली। सिर पकड़ कर बैठ गए हम तो, हो ये क्या होगा, सीन 2। ऐसा ही सोता है कभी कभी ड्राई क्लीन पर। आपने 30,000 रुपए का सूट खरीदा, सोचिए आप 30,000, और वो सूट ड्राई क्लीन होने के लिए दे दिया उसको, ड्राई क्लीनर को, और ड्राई क्लीनर ने ऐसा धोया उस सूट को, क्या बताऊं साहब, खो गया, वो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल। मतलब इतना इतना उसे सफाई करते समय पीट दिया होगा कि बेचारा गायब ही हो गया, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो नुकसान में हो गया, नष्ट हो गया या खो गया, कुछ भी हुआ। आपने ड्राई क्लीनर वाले को पूछा भाई हमारा सूट किधर है, क्या हुआ। ड्राई क्लीनर बोला जी ऐसा है, वो तो खो गया, आप हमसे कॉम्पेंसेशन ले। हाँ बिल्कुल लेंगे, ला 30,000 रुपए दे मेरे। ड्राई क्लीनर बोला कौन से 30,000, लो ये लो 500 रुपए। अब आप कह रहे हो 500 रुपए क्यों। ड्राई क्लीनर वाला बोला जब आपने मुझे ड्राई क्लीन करने के लिए कपड़े दिए थे तो मैंने भी आपको कुछ दिया था, याद करो। आपको याद आया, ओहो वो पर्ची, हाँ उस पर्ची के पीछे पढ़ो क्या लिखा है। पर्ची के पीछे वैसा ही कुछ लिखा था जैसा कुरियर वाली रसीद के पीछे लिखा था कि यदि ड्राई क्लीन करते समय कोई नुकसान हो जाता है तो हम अधिक से अधिक केवल 500 रुपए के लिए जिम्मेदार होंगे। हो, ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई। एक आखिरी बात और सुन लो प्लीज। एयरलाइन का टिकट बुक कराया आपने दिल्ली से मुंबई का, ठीक, थोड़ा दूर का कराते हैं, चलो कश्मीर से आपने कन्याकुमारी का टिकट बुक कराया, कश्मीर से कन्याकुमारी, और वो प्लेन जो है मध्य प्रदेश में रुक गया बीच में ही। कश्मीर से ऊपर से कन्याकुमारी नीचे तक जाना था और वो बीच में मध्य प्रदेश में प्लेन रुक गया, नीचे आ गया धरती पर, किसी एयरपोर्ट पर रुक गया, वो भोपाल इंदौर कहीं पर। अब आपने एयरलाइन वालों से पूछा ये प्लेन आगे क्यों नहीं जा रहा, यहीं रुकेगा क्या,
एयरलाइन बोली जी एक्सक्यूज मी सॉरी, फ्लाइट तो आगे नहीं जा सकती, आगे प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज फ्लाइट यहीं रोक दी गई है। आप कह रहे हो अरे ये क्या तरीका है, मेरी फ्लाइट वहां पर पहुंचनी चाहिए, मेरी आई हैव अ मीटिंग, यू नो, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा मेरा, मैंने आपकी फ्लाइट इसलिए बुक कराई बिकॉज यू रीच ऑन टाइम। कंपनी कह रही है देखो जी ऐसा है, हो तो नहीं सकता कुछ, आप टिकट के पैसे वापस ले लो। आपको जो हवाई जहाज का टिकट दिया गया था उसके पीछे ये लिखा है कि अगर यात्रा पूरी नहीं होगी तो टिकट के पैसे वापस होंगे। पैसेंजर कह रहा नहीं 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 नहीं, मेरे को टिकट के पैसे नहीं चाहिए, मेरे को कन्याकुमारी पहुंचना है। फ्लाइट की कंपनी कह रही है, एयरलाइन कह रही है आप कैसी बात कर रहे हो पैसेंजर साहब, हमारी टिकट के पीछे हमने नियम लिख रखे हैं, हमारे टिकट के पीछे रूल लिख रखा है कि अगर यात्रा पूरी नहीं हुई तो हम आपको पैसे वापस देंगे, और नहीं भी लिखा होता तब भी हम आपको दे रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो कह रहा मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, मेरी आई हैव अ मीटिंग एंड दैट इज क्वाइट अर्जेंट, आई नीड टू रीच कन्याकुमारी, आई डोंट नीड योर फ्यू थाउजेंड बक्स। एयरलाइन कह रही है सर आप समझ नहीं रहे, हम आपको टिकट के पैसे, आपने फिर टिकट के पैसे दिए ना, हम आपको पैसे वापस कर रहे हैं। वो बिल्कुल फैल गया साहब, अदालत में जाके कह रहा जज साहब इस एयरलाइन ने मेरा करोड़ों का नुकसान करा दिया। सर आपको एक बात बताऊं, इन तीनों कहानियों में आप आराम से ढूंढिए कि तीनों कहानियों में एक ना एक पर्ची, एक ना एक कागज, एक ना एक टिकट, एक ना एक कुछ रसीद के रूप में कस्टमर के पास आया, और उस हर कागज, उस हर पर्ची के पीछे कुछ ना कुछ लिखा था। वो जो पीछे कुछ लिखा था उसको बोलते हैं स्पेशल कंडीशंस। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? स्पेशल कंडीशंस। वो इसलिए बता दी जाती हैं कि कल को झगड़ा ना हो, कल को ग्राहक कलेश ना करे, कल को ग्राहक कुछ आकर ना कहे, इससे पहले कि वो कुछ कहे हमने पहले ही उसे बता दिया। अब परेशानी ये है कि वो कंडीशंस हम पढ़ते नहीं, परेशानी ये है कि वो तो ड्राई क्लीन पर कपड़े देने के बाद पता चलती हैं कि शर्तें क्या हैं। वो तो परेशानी ये है कि अगर वो शर्तें हम पढ़ भी लें तो वो तो बड़ी अनरीजनेबल सी लग रही है। एयरलाइन वाली तो बात आपको ठीक लग रही होगी, एयरलाइन वालों की कंडीशन तो आपको ठीक लग रही होगी। बेचारी एयरलाइन आपसे कह रही है पूरे पैसे वापस ले लो, किसी और फ्लाइट में चले जाओ। हमने तो आपसे जितने पैसे लिए थे हम आपको पूरे पैसे देने को, वापस करने को तैयार हैं। प्लीज आप बताइए कि बड़ा झगड़ा किसके साथ हो रहा है? वो कुरियर वाले के साथ और वो ड्राई क्लीन वाले के साथ। सोचिए 30,000 का सूट खराब कर दिया और 500 रुपए दे रहा। वो सोचिए 2.5 लाख 5 लाख रुपए के शेयर सर्टिफिकेट खो गए और वो 250 रुपए दे रहा है आपको। वहां आपको नहीं लग रहा कि कंडीशन अनरीजनेबल है? वहां आपको नहीं लग रहा कि अजीबोगरीब कंडीशन है? थोड़ी गलती तो कुरियर कंपनी की है कि 250 रुपए दे रहा है केवल, थोड़ी कंपनी तो ड्राई क्लीनर की है कि वो 500 रुपए दे रहा है केवल। लेकिन आपकी आंखें भी तो बंद थी। जब रसीद मिलती है तो पढ़ना चाहिए, जब टिकट मिलता है तो पढ़ना चाहिए, जब पर्ची मिलती है तो पढ़नी चाहिए। हमने तो ली और जेब में रख ली, हमने तो ली और पास में रख ली, हमने तो ली और संभाल के रख ली। अरे संभाल के रखना नहीं है ना, पढ़ना भी है। ये वो टॉपिक है दोस्तों अब मेरी क्लास में आगे, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। हमें स्पेशल कंडीशंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है, स्पेशल कंडीशन सामने वाले तक पहुंचाना जरूरी है। तो बिना कोई रूल बताए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। देखिए आप, वेयर अ पैसेंजर, रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर। वो ये कहानी है जो मैंने आपको बताई अभी। एक पैसेंजर ने ट्रैवल शुरू करा और ट्रैवल की कंडीशन प्रिंटेड है एट द बैक ऑफ द टिकट, लेकिन कभी कभी हम नहीं पढ़ते। अरे तो नहीं पढ़ते तो हमारी गलती है ना। आगे देखिए, समटाइम दीज स्पेशल कंडीशन आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पैसेंजर, समटाइम्स नॉट। कभी वो टिकट बेचने वाला आपको बोलेगा पीछे पढ़ लेना, वो नहीं बोलता कभी कभी। इन एनी इवेंट द पैसेंजर इज ट्रीटेड एज हैविंग एक्सेप्टेड द स्पेशल कंडीशन द मोमेंट ही बॉट हिज टिकट। जैसे ही आपने एयरलाइन का टिकट खरीदा, जैसे ही आपने ड्राई क्लीन वाले को कपड़े दिए, जैसे ही आपने वो कुरियर वाले को पार्सल सौंपा, ये मान लिया जाता है कि टिकट के पीछे लिखी हुई, रसीद के पीछे लिखी हुई कंडीशन आपने स्वीकार कर ली, क्योंकि उन्होंने तो छाप दी ना। ये हमारी गलती है दोस्तों कि हम उसे नहीं पढ़ते। ये हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन हमारी वजह से गलत हुआ। अब दूसरा देखिए, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है,
ये क्या कहता है? वेयर अ लॉन्ड्रर, लॉन्ड्रर मतलब कपड़े धोने वाला, गिव्स हिज कस्टमर अ रिसीट फॉर क्लोथ्स रिसीव्ड फॉर वॉशिंग, ड्राई क्लीन वाले को हमने कपड़े धोने के लिए दिए. द रिसीट कैरीज स्पेशल कंडीशंस एंड आर टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन ड्यूली कम्युनिकेटेड. हम मानते हैं कि जो हमने लिख दिया वो कम्युनिकेट हो गया. देयर इन अ टैसिट एक्सेप्टेंस, टैसिट मतलब इंप्लाइड ऑफ दिस कंडीशन इज इंप्लाइड बाय द कस्टमर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसीट. जैसे ही आपने रिसीट ले ली, जैसे ही आपके हाथों में रसीद आ गई, हमने मान लिया. दोस्तों मैंने कोई स्पीड में नहीं पढ़ा पैराग्राफ, मुझे एक सेकंड लगा कि शायद आपको लग रहा होगा कि मैं स्पीड में पढ़ रहा हूं. ये वो कहानी है जो 5 मिनट पहले मैं आराम से एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको. बहुत गंभीरता से मैंने आपको बताई थी ये बात कि जब हम ऑफर और एक्सेप्टेंस करते हैं तो कभी कभी इंप्लाइड भी होती है, कभी कभी बिना बोले भी होती है. यहां पर जब हमने एक्सेप्टेंस दी तो बिना बोले तो दी, हमने रसीद रख ली, इसका मतलब रसीद पर लिखी हुई शर्तों को हमने स्वीकार कर लिया. ये हमारी गलती है कि हमने उसे नहीं पढ़ा. ये देखिए आप, एक कहानी, एक केस, लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी. लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी नामक केस में जानते हैं आप क्या होगा? वो ड्राई क्लीन वाले को कपड़े देकर आएगा, देखना आप, साड़ी, और साड़ी नष्ट हो जाएगी और वो कहेगा लो 100-200 रुपए रख लो. अरे नष्ट हो गई, कोई बात नहीं, लो हमारी तरफ से पैसे रख लो. वो कहेगा क्यों? 100-200 से क्या मतलब, जितने की साड़ी है पूरे पैसे चाहिए मुझे. तो आइए पहचानते हैं, आइए देखते हैं कि पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. मैं फिर एक बार कहानी शुरू करने से पहले, केस शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि जब कुरियर वाला आपके 2.5 लाख का नुकसान करके कह रहा था कि 250 रुपए दूंगा, जब ड्राई क्लीन वाला आपका 30,000 रुपए का नुकसान करके कह रहा था कि मैं 500 रुपए दूंगा, और जब आपसे एयरलाइन कह रही थी कि मैं टिकट के पैसे वापस करूंगी, तो तीनों में टिकट के पीछे, रसीद के पीछे शर्तें लिखी थी. लेकिन आपको बताऊं मैं, दिल भी आपका यही कह रहा होगा कि ड्राई क्लीन वाला गलत कर रहा है, कुरियर वाला गलत कर रहा है, लेकिन एयरलाइन सही कर रही है. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जो शर्तें लिखी हैं वो हमने पढ़ी नहीं, वो हमारी गलती है, ठीक है, लेकिन शर्तें ऐसी तो हो कि जो दिमाग स्वीकार कर सके, शर्तें ऐसी तो हो कि रीजनेबल हो. हाँ, गलती ग्राहक की है अगर वो शर्तें नहीं पढ़ता, तो शर्तें लिखने वाले को भी तो होश होना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है. 500 रुपए देगा 5 लाख रुपए का नुकसान करके, कितनी गलत बात है. ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ. आइए देखें कि क्या हुआ. पी ने डिलीवर करे कुछ कपड़े ड्राई क्लीनर को, ठीक है, समझ आ गई ना कहानी. फॉर विच शी रिसीव्ड अ लॉन्ड्री रिसीट, और मैडम को क्या मिल गई? एक पर्ची. और पर्ची में क्या कंडीशन थी? इन केस ऑफ लॉस कस्टमर वुड बी एंटाइटल्ड टू क्लेम केवल 15%. ओहो, लॉन्ड्री की रसीद में लिखा था कि अगर नुकसान हो गया कपड़े को तो सामान की जो वैल्यू है हम तो खाली उसका 15% देंगे. क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, पी लॉस्ट हर न्यू साड़ी. ओहो, ये है मैडम के दुख की बात. नई नवेली साड़ी जो उन्होंने खरीदी थी वो खराब हो गई, और वो दुकानदार, वो कौन सा दुकानदार, साड़ी वाला थोड़ी, वो लॉन्ड्री वाला, वो ड्राई क्लीनर, वो कपड़े धोने वाला, वो क्या कह रहा है? ले 15% ले लो भाई. कस्टमर, हमने देखो पहले ही लिख रखा था कि 15% पैसे देंगे. तो भाई बात तो सही है, पहले लिख रखा था, कस्टमर को पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, उसकी गलती है. लेकिन दिल के किसी कोने में झांक कर आप देखिए कि गलती ड्राई क्लीनर की भी है. ये कहां का फरमान हुआ, ये कहां का आदेश हुआ कि हम खाली 15% पैसे देंगे? कितनी गलत बात है, आप देखिए. आइए देखते हैं जज साहब ने क्या फैसला सुनाया. हेल्ड, जज साहब ने फैसला सुनाया, द टर्म्स वर अनरीजनेबल. अपने मनमानी शर्तों को लिख देने से कुछ नहीं होता. पी वॉज एंटाइटल्ड क्या? टू रिकवर फुल वैल्यू ऑफ द साड़ी एंड नॉट 15% फ्रॉम द ड्राई क्लीनर. पढ़ लीजिए, ये 2 लाइनें हैं बड़ी प्यारी सी. यहां पर ये लिखा है कि जो ड्राई क्लीनर ने 15% वाली शर्त लगाई थी वो गलत लगाई थी, पूरे पैसे मिलेंगे मिस पी को. लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कुछ गलत नहीं लग रहा आपको इस केस में? देखिए, आप इमोशनल मत होइए. अगर आप कस्टमर की साइड ले लोगे तो आप इमोशनल हो जाओगे. अगर आप कस्टमर की तरफ से सोचोगे तो आप इमोशनल हो जाओगे. कस्टमर की तरफ से बिल्कुल नहीं सोचना आपको. आप कस्टमर की तरफ से प्लीज मत सोचिए.
आप एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दीजिए। ड्राई क्लीनर ने जो रसीद पर लिख रखा था, जो रसीद के पीछे 15% वाली बात लिख रखी थी कि अगर साड़ी को नुकसान होगा तो हम 15% देंगे, वो भले ही गलत था मान लो, पहले ही बता दिया था ना उसने। भाई एक आदमी से आप पूछ रहे हो कि तुम हमें फर्नीचर बेचोगे, फर्नीचर बेचने वाला बोल रहा है कि जी देखो लकड़ी महंगी हो गई है, मैं डबल पैसे लूंगा। पहले बता रहा है ना वो आपको, नहीं चाहिए तो मत लो। यहां पर भी हमने रसीद के पीछे पहले ही लिख दिया कि हम 15% पैसा देंगे अगर साड़ी जल गई, नुकसान हो गई तो। ग्राहक ने केस कैसे कर दिया और हालत देखो, ग्राहक जीत भी गया। दोस्तों लॉजिक क्या है इस केस के पीछे? वो ये कि सिर्फ शर्त लिखकर बता देने से नहीं होता, शर्त सिर्फ ग्राहक को कह देने से नहीं होता। ऑफर करने वाला जो शर्त लगाए वो रीजनेबल कंडीशन तो हो। स्पेशल कंडीशन है कोई बात नहीं, विशिष्ट कंडीशन है कोई बात नहीं, आपने बता दी कोई बात नहीं, बट वो बताई हुई बात कम से कम ऐसी तो हो जो रीजनेबल लगे। देखिए लॉजिक क्या था, लॉजिक बिहाइंड लिली व्हाइट वर्सेस मनुस्वामी। लॉजिक ये है जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है। स्पेशल कंडीशंस शुड बी रीजनेबल। मियर डिक्लेरेशन, केवल आपने डिक्लेयर कर दिया कंडीशन का, ये सफिशिएंट नहीं है। दे शुड बी रीजनेबल। दे कैन नॉट क्रिएट अनड्यू प्रेशर ऑन एनीवन। किसी के ऊपर आप दबाव थोड़ी डाल सकते हैं कि ड्राई क्लीन पर आपने कपड़े दिए और नष्ट हो जाएंगे तो हम तो 15% देंगे, फिर तो ऐसे हर ग्राहक मासूम दुखी हो जाएगा। तो ये गलत हुआ। दोस्तों एक क्विक रिव्यू लेते हैं और उसके बाद क्लास को रोकेंगे। आज की क्लास में हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद हमने स्पेशल कंडीशंस पढ़ी। कम्युनिकेशन कब पूरा होता है ऑफर का और कब पूरा होता है एक्सेप्टेंस का, वो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। आइए देखते हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्या सीखा। दोस्तों ये था राइट, ऑफर और ऑफरी अगर आमने सामने है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर ऑफर और ऑफरी दोनों एक दूसरे से दूर है तब कम्युनिकेशन का चक्कर खड़ा होता है। ऑफर की कम्युनिकेशन कब पूरी होती है? अगर सिर्फ 2 डेट्स दे रखी हो, ऑफर भेजने की और ऑफर को रिसीव करने की, तो जो भेजने वाली डेट है सिर्फ वो, या रिसीव करने वाली, और अगर 3 डेट दे रखी हो, सेंड की, रिसीव की और रीड की, तो कौन सी डेट लेनी है? रीड वाली। अगर 2 तारीखें दे रखी हो ऑफर की, भेजना और पहुंचना, तो पहुंचने वाली को मान लेना। लेकिन अगर भेजना, पहुंचना और रीड करना 3 अलग अलग डेट दे रखी हो, तो फिर रीड करने वाली डेट आपको माननी चाहिए। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आपने कब पूरी करी थी? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आपने कब सुनी थी? अगर वो ए के अगेंस्ट पूछे तो बी वाली डेट बतानी है, और अगर वो बी के अगेंस्ट पूछे तो ए वाली डेट बतानी है। ये अगर आप मेरी ट्रिक याद रखोगे तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सेप्टेंस करने के तरीके कौन से होते हैं। एक है बाय एक्ट, कुछ करके, और दूसरा है बाय ओमिशन, कुछ ना करके। लेकिन एक और मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी थी, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, जहां पर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, हाँ एक्सप्रेस नहीं करते, बोलकर नहीं करते, कुछ ऐसा सिग्नल पहुंचाते हैं जिससे मान लिया जाता है कि हमारी हाँ है। और उसके बाद आखिरी टॉपिक जो हमने पढ़ा था, स्पेशल कंडीशंस। अगर ऑफरर को ऑफर करते समय कुछ विशेष कंडीशन सामने वाले को बतानी है तो वो बता सकता है। जैसे आपने ड्राई क्लीन की पर्ची देखी, लेकिन वो कंडीशन बताने से ही नहीं होता, वो कंडीशन अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। एयरलाइन वाली कंडीशन रीजनेबल थी कि भाई पैसे पूरे वापस ले लो, लेकिन ड्राई क्लीन वाला कह रहा था कि मैं तो खाली 15% पैसे दूंगा साड़ी के नुकसान होने पर। यह गलत है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। क्लास को रोकने का मतलब यह नहीं है कि हमने अपनी लर्निंग की यात्रा रोक ली। क्लास को रोकने के बाद आपकी बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है कि जो आज हमने सीखा उसको आज ही आप पूरी तरीके से कर लीजिए। फाउंडेशन से फाइनल तक का अपना ये सफर मेरे साथ जो आपका चलेगा वो कुछ इसी अंदाज में चलेगा कि अगर हम आज का काम आज ही पूरा कर लें तो फिर कभी कोई बैकलॉग नहीं होगा। दोस्तों आपके मन में, आपके जीवन में ये पूरा का पूरा लॉ समझ आएगा और आंसर लिखते समय आपको हल्का सा भी कष्ट नहीं होगा। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए,
आपका हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूं, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी सीए इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम यूट्यूब में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।